बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में हम क्या देखेंगे? आप कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ गूगल एसईओ। आज हम कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे गूगल एसईओ का, कि बेसिकली ये गूगल एसईओ क्या चीज है, गूगल क्या है, सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ये एसईओ होती क्या है, कैसे कैसे होती है, इसके कौन से स्टेप्स हैं, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, ये सारी चीजें आज हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, एज एन ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, यानी कि एक ही लेक्चर में हम ये सब कुछ स्टडी कर लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ये चीजें स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, आज हम ओवरव्यू, कंप्लीट डिटेल्ड ओवरव्यू यानी कि ये समझ लें एक पूरे लेक्चर में। ओके जी, हम इससे पहले अपना लेक्चर शुरू करने से पहले पिछला लेक्चर देख लेते हैं कि हमने क्या किया था लास्ट टाइम हमने कोर्स कंटेंट को स्टडी किया था। कोर्स कंटेंट के साथ साथ हमने ये देखा था कि ब्लॉगर और व्लॉगर किसे कहते हैं। फिर हमने ये देखा था फ्री और पेड कोर्स में क्या डिफरेंस है। ये लेक्चर्स तो तमाम लोग ले सकते हैं, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर आप इसकी फी पे करेंगे तो इसके क्या आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होंगे, और वो फी भी बेसिकली डोनेशन के लिए थी। ये भी मैं आपको इन डिटेल बता चुका हूँ कि आपकी जो भी फीस होगी ये सारी की सारी सदका कर दी जाएगी नीडी फैमिलीज के लिए, और उसके अगेंस्ट आपको फ्री पेड टूल्स भी दिए जाएंगे, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप, डेडिकेटेड सेशन और 1-to-1 डिस्कशन का भी मौका मिलेगा। लेकिन फ्री वाले बच्चों को सिर्फ लेक्चर मिलेगा, ये चीजें नहीं मिलेंगी। फिर हमने क्लास का शेड्यूल वगैरह देख लिया था। उसके बाद फिर हमने नोटिफिकेशन देखे थे कि आपको नोटिफिकेशंस कैसे मिलेंगे। फिर हेल्प का हमने देख लिया था, अपनी अकाउंट डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली थी। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये कहा था कि ये चीज़ें आप शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद फिर मैंने अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल आप लोगों के साथ शेयर की थी। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ब्लॉगिंग स्टार्ट कैसे होती है, ब्लॉगिंग क्या है, ये चीज़ें हमने इन डिटेल देखी थी। एसईओ से अर्निंग कैसे करनी है, फिर ब्लॉगिंग यानी कि एसईओ कौन लोग आपको हायर करेंगे, ये चीज़ें देखी। ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करनी है, उसके कौन से स्टेप हैं। फिर हमने देखा फ्रीलांसिंग या ब्लॉगिंग एज ए न्यूबी किससे स्टार्ट लेना चाहिए। फिर हमने थोड़ा सा ये देखा था लैपटॉप के स्पेक्स क्या हैं। फिर हमने ये देखा था फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट में क्या चीज़ें हैं। और फिर हमने ये देखा था कि अगर एक वेबसाइट आप लाइव करना चाहते हैं अपना ब्लॉग, तो आपको उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ तक आई होप कंप्लीट हो गया था। आज हम देखेंगे कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ गूगल एसईओ। ओके हो गया जी। चलेंगे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कोर्स कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो कंटेंट हमने पढ़ना है। ठीक है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिकली एसईओ का कोर्स कंटेंट है जो मैंने डिज़ाइन किया था आप लोगों के लिए, जो मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, बड़ा इन डिटेल्ड इंट्रोडक्शन होगा। बहुत सारे उसमें टॉपिक्स होंगे, वो हम देखते हैं कौन कौन से होंगे। फिर हम नीच रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद ऑन पेज एसईओ देखेंगे। याद है ऑन पेज एसईओ किसे कहते हैं, मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था, लेकिन अभी हम इसे नीचे जाकर दोबारा थोड़ा सा स्टडी करते हैं। फिर ऑन साइट एसईओ देखेंगे, ऑफ पेज एसईओ देखेंगे, सोशल सिग्नलिंग्स को स्टडी करेंगे, लोकल एसईओ को स्टडी करेंगे, एसईओ टूल्स, जनरल टिप्स, कंप्लीट एसईओ ऑडिट। अच्छा, ये चीज़ें इसमें शामिल नहीं है, ये डिफरेंट चीज़ें यहीं तक हम देखेंगे। ओके, अच्छा इंट्रोडक्शन में हम क्या चीज़ें देखेंगे। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एसईओ के बेसिकली 3 पार्ट हैं। चलेंगे लेट्स सी। एसईओ को हम 3 हिस्सों में डिवाइडेड करते हैं। 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले ऑन पेज एसईओ है, उसके बाद टेक्निकल एसईओ। कोई बताएगा कि टेक्निकल एसईओ को के और कौन कौन से नाम हैं? उसके बाद ऑफ पेज एसईओ।
इन 3 हिस्सों में हम एसईओ को डिफाइन करते हैं बेसिकली। यस, टेक्निकल एसईओ को ऑन साइट भी कहते हैं, ऑन साइट एसईओ भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, एडवांस्ड ऑन पेज एसईओ भी कहते हैं। ऑफ पेज एसईओ का, ऑफ पेज के अलावा और क्या कह सकते हैं, लिंक बिल्डिंग। ऑफ पेज एसईओ में मेन चीज लिंक बिल्डिंग ही है, ठीक है। ओके, चलें जी, हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेना शुरू करते हैं। अच्छा, हमने लास्ट टाइम देखा था कि एसईओ स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। अगर हमने एसईओ स्टार्ट करनी है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, नीच रिसर्च होगी, यही हमने देखा था ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, कीवर्ड रिसर्च। उसके बाद हम क्या करते हैं, एसईओ करते हैं। चलें जी, हम इसको 3 हिस्सों में फिलहाल डिवाइड कर लेते हैं। एसईओ में फिर ऑन पेज, टेक्निकल, ऑफ पेज सब कुछ करते हैं। अब थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूं। लेट्स गो ऑन गूगल। जब गूगल पे हम जाते हैं, गूगल ने क्या किया, एक सिंपल सा एक इंटरफेस बनाया हुआ है, और उस इंटरफेस में सिर्फ हमें एक चीज की इजाजत है, वो क्या, कि हम कोई भी कीवर्ड लिखकर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये सर्च करना चाहता हूं कि व्हाट आर, चलें जी, मैं ये सर्च करता हूं, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम एसईओ। एसईओ से पैसे कैसे कमाने हैं जी, ठीक है। ये उसने मुख्तलिफ तरीके बता दिए। इसके ऊपर गूगल ने क्या किया, मुझे मुख्तलिफ वेबसाइट्स ओपन करके दिखा दे, कुछ यूट्यूब के रिजल्ट भी दिखा दिए, कुछ और वेबसाइट्स भी दिखा दी। अब ये एक सारे का सारा इंटरफेस है गूगल का, ठीक है। अब गूगल देखें, एक सर्च इंजन जो होता है वो क्या करता है, सर्च इंजन के पास बहुत सारा डाटा है, हर वेबसाइट का डाटा तकरीबन उसके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो जब हम कोई भी चीज सर्च करते हैं तो वो हमें हमारी ही रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी डेटाबेस से रिजल्ट निकाल कर दे देता है, सिंपल। फॉर द टाइम बिंग आप ये एज्यूम कर लें, ये इसका पर्पस है। ओके, इससे पहले मैं एक और चीज बताता हूं कि सर्च इंजन काम कैसे करते हैं, हाउ सर्च इंजन वर्क्स। सर्च इंजन काम कैसे करता है, सर्च इंजन के भी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। सबसे पहले होता है क्रॉल। कोई बताएगा व्हाट इज क्रॉलिंग, क्रॉल किसे कहते हैं। सेकंड स्टेप होता है अंडरस्टैंड, फिर होता है इंडेक्स, फिर होता है सर्व। ये एक नॉर्मल मेथड है सर्च इंजन की वर्किंग के। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखें, क्रॉल कहते हैं बेसिकली, क्रॉल कहते हैं रिंगना को। जैसे आप कहते हैं ना कि बेबी क्रॉल करना शुरू हो गया, छोटा बच्चा जो होता है जब वो फर्श के ऊपर रेंगना शुरू कर देता है ना, तो हम ये कहते हैं कि उसने क्रॉल करना सीख लिया। सर्च इंजन की लैंग्वेज में क्रॉल करना कहेंगे रीड करना को। बेसिकली गूगल ने अपने क्रॉलर बनाया, जैसे कि इंसान के, जैसे आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं ना, अगर मैंने ये कुछ भी लिखा तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसी तरह गूगल का बूट, गूगल का एक क्रॉलर है जो क्या काम करता है, जो भी बंदा अपनी वेबसाइट बनाता है वो उसकी वेबसाइट पे जाता है और उसको पढ़ना शुरू कर देता है कि भाई इसकी वेबसाइट में क्या चीज एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी एक वेबसाइट बना ली जिसमें मैंने रखा एसईओ का ट्यूटोरियल, एसईओ की गाइड। अब गूगल ने, देखें एक सिंपल सी बात मैं आपसे पहले पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये 2 फ्रूट है आपके सामने, इनमें से एक एप्पल है एक ऑरेंज है, मैं आपसे पूछूं कि इनमें एप्पल कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि एप्पल कौन सा है इसमें। यस, क्यों, क्योंकि वो चीज आपने पहले पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, आपके दिमाग में उसका कंसेप्ट बैठा हुआ है। लेकिन अगर उसी जगह पर मैं आपसे पूछूं कि ये 2 डिवाइसेस हैं, इसमें बताएं अल्फा डिवाइस कौन सी है और बीटा डिवाइस कौन सी है, और वो डिवाइस आपने आज से पहले कभी देखी नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें अल्फा कौन सा है और बीटा कौन सा है।
एग्जैक्टली नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपने कभी उसको पढ़ा ही नहीं है। जब मैं आपको बता दूंगा कि देखें ये जो सर्कल शेप में है ये अल्फा है और जो स्क्वायर शेप में है ये बीटा है, मैंने ये आपको बता दिया। अब मैं कहता हूं कि जी मुझे अल्फा डिवाइस दें, तो आप सर्कल वाली देंगे या स्क्वायर वाली देंगे मुझे उठाकर? सर्कल वाली। देखिए मैंने कहा अल्फा डिवाइस जो है वो सर्कल है और बीटा डिवाइस जो है वो स्क्वायर शेप में है। अब मैंने कहा जी मुझे अल्फा डिवाइस उठाकर दे दें, तो आप इजीली सर्कल वाली डिवाइस उठा के दे देंगे। ये थोड़ा सा ना एक ट्रिकी पार्ट है आपका समझने के लिए, उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि ये सर्च इंजन काम कैसे करता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक लेमैन की तरह आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊं, तो थोड़ा सा इसे समझें। अब देखें आपने बड़ी इजीली मुझे बता दिया कि भाई ये अल्फा डिवाइस है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था ना। अगर यही चीज आपने पहले ना पढ़ी होती, आपको ना पता होता, तो आप मुझे कभी भी नहीं, आप कंफ्यूज हो जाते ना। मैं कहता अल्फा डिवाइस दें, आप कहते अब इसमें से कौन सी है भाई मुझे बताओ पहले। इसी तरह गूगल क्या करता है, दुनिया में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं और डेली बेसिस पे नई नई वेबसाइट्स भी लॉन्च हो रही हैं। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। अब गूगल के पास इतना सारा डाटा कैसे, क्या वो बंदे बैठाए कि वो एक एक वेबसाइट पे उनके टीम मेंबर्स जाएं, रीड करें और इंडेक्स करें? प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो गूगल ने क्या किया, गूगल ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसे क्रॉलर कहते हैं या बोट कहते हैं। वो क्रॉलर क्या करता है, जब भी कोई नई वेबसाइट बनती है वो सॉफ्टवेयर जाता है उनकी वेबसाइट पे और उनकी वेबसाइट का सारा डाटा रीड करता है और उसे अंडरस्टैंड करता है। ये एक सॉफ्टवेयर है एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें ये एबिलिटी है कि वो किसी भी वेबसाइट का डाटा रीड कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। जब उसने अंडरस्टैंड कर लिया कि एक राइटर इस कंटेंट के अंदर क्या बताना चाहता है, ये एक वेबसाइट ऑनर इस वेबसाइट के अंदर, इस पेज के अंदर क्या बताना चाहता है, क्या डिस्कस कर रहा है, उसे ये चीज समझ लग गई। जब ये चीज समझ लग जाएगी तो वो क्या करेगा, अपनी मेमोरी में सेव कर लेगा। आपने भी यही काम किया था ना, जब मैंने अल्फा और बीटा का पूछा आपको नहीं पता था, जब मैंने आपको बताया कि भाई ये सर्कुलर शेप जो है ये अल्फा डिवाइस है और ये जो स्क्वायर शेप है ये बीटा डिवाइस है, तो आपने ये चीज सुन के क्या किया, अपने ब्रेन में, अपने माइंड में सेव कर ली। अपने माइंड में सेव कर ली ना, माइंड में क्या है, मेमोरी है, मेमोरी में सेव हो गई। अब मैंने 5 मिनट के बाद कहा कि भाई मुझे अल्फा डिवाइस दे दो, तो आपने क्या किया, सर्कल वाली डिवाइस उठा के मुझे दे दी जो सर्कुलर शेप में थी। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि जो अल्फा डिवाइस है ना ये सर्कुलर शेप में है, क्योंकि ये बात आपने सुनकर अपने दिमाग में सेव कर रखी थी। इसी तरह जब गूगल का क्रॉलर, गूगल का सॉफ्टवेयर आपकी वेबसाइट पर आया, उसने आपकी वेबसाइट पढ़ी, समझी और समझने के बाद सेव कर ली अपने पास, और नेक्स्ट टाइम अब सेव हो गई, यहां तक समझ लगी, उसने रीड किया, उसने समझा और अपने पास सेव कर लिया। इंडेक्स में सेव कर ली, ये समझ लें, उसने अपनी मेमोरी में सेव कर ली। पॉइंट नंबर 3 तक समझ लग गया सबको कि गूगल ने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिसका सिर्फ एक ही काम है, न्यू वेबसाइट्स को ढूंढना, उनकी वेबसाइट्स पर जाना, उनका कॉन्टैक्ट को रीड करना, रीड करके समझना, समझ कर सेव कर देना। सिंपल। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, देखें यहां तक उसका काम कंप्लीट हो गया। अब जब मेरे जैसा बंदा या आप जैसा बंदा गूगल पे जाता है और कोई क्यूरी लिखकर सर्च करता है, क्यूरी, ये जो हम कुछ भी लिखकर सर्च करते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं, ये हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम एसईओ, ये क्या कहलाएगा, दिस इज अ क्यूरी। इसे क्यूरी भी कहते हैं, इसे कीवर्ड भी कहते हैं, इसे सर्च क्यूरी भी कहते हैं। इसके 3 नाम है। कौन कौन से? क्यूरी, सर्च क्यूरी प्लस कीवर्ड, इसके ये 3 नाम है। जब हम कोई भी क्यूरी लिखकर सर्च करते हैं तो गूगल क्या करता है, फौरन रीड करता है कि अच्छा इससे रिलेटेड मेरे पास कौन कौन सा डाटा पड़ा हुआ है, गूगल उठाना शुरू कर देता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब मैंने एक क्यूरी दी
तो गूगल ने क्या किया, गूगल ने फौरन स्टडी करना शुरू कर दिया कि मेरे पास इस सर्च रिजल्ट से रिलेटेड, इस सर्च क्यूरी से रिलेटेड, इस कीवर्ड से रिलेटेड कौन कौन सा डाटा पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने ये स्टडी कर रखा है ना, तो उसे तो पता है एग्जैक्टली। तो वो फौरन उन डाटा को काउंट करना शुरू कर देता है। जैसे कि मैंने ये कहा कि भाई मुझे एसईओ से पैसे कमाने के तरीके बताओ। अब गूगल ने फौरन अपनी एल्गोरिदम चलाया और उसने कहा मेरे पास 26.8 मिलियन रिजल्ट्स पड़े हुए हैं, यानी कि भाई उसके पास 2,68,00,000 ऐसे रिजल्ट पड़े हुए हैं जिनमें अर्न मनी एसईओ या अर्न मनी फ्रॉम एसईओ का जिक्र हुआ है। समझ लगी कि कितने पेजेस गूगल के पास इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं। फिर गूगल क्या करता है, उनमें से देखता है सबसे ज्यादा मोस्ट रेलेवेंट कौन सा है। जब गूगल ने ये काउंट कर लिया कि मेरे पास कितने रिजल्ट पड़े हुए हैं इससे रिलेटेड, फिर सेकंड स्टेप पे गूगल क्या करेगा, अब गूगल के लिए एक इम्तिहान शुरू हो जाता है कि भाई देखें 26.8 मिलियन रिजल्ट में से तकरीबन 2.5-3 करोड़ रिजल्ट में से कौन से रिजल्ट को वो नंबर 1 शो करे। यू गेटिंग माई पॉइंट। अब आप बताएं कि अब गूगल ने क्या करना है, गूगल ने अब आपको सर्व करना है। सर्व करना मतलब गूगल ने अब आपके सामने वो रिजल्ट शो करने हैं। सबसे पहले देखें सर्च इंजन का काम क्या हुआ, सबसे पहले गूगल का क्रॉलर या किसी भी सर्च इंजन का क्रॉलर गया आपकी वेबसाइट पे, उसने आपकी वेबसाइट को रीड किया, नंबर 1। दूसरे नंबर पर अंडरस्टैंड किया किसमें है क्या चीज। फिर तीसरे नंबर पर उसने इंडेक्स कर लिया, अपने पास सेव कर लिया। फिर जब लोगों ने सर्च किया तो उसने उसके अकॉर्डिंगली सर्व करना है, उसे प्रेजेंट करना है, जैसे गूगल आपको ये प्रेजेंट कर रहा है। अब गूगल ये कहता है, खुद ही बता रहा है गूगल मुझे कि भाई मेरे पास तकरीबन 2.5-3 करोड़ रिजल्ट पड़े हुए हैं आज के सर्च क्यूरी से रिलेटेड। लेकिन अब गूगल का इम्तिहान शुरू हो जाता है कि भाई वो किस रिजल्ट को सबसे ऊपर शो करे। ऐसी क्या रीजन है जो उसने एंटरप्रेन्योर.com को नंबर 1 शो किया और उसके बाद रियान वाज हियर दूसरे नंबर पर शो किया उसने, ठीक है, और तीसरे नंबर पर फिर रिलायबल soft.net को शो कर दिया। अब ये रैंकिंग किन बेसिस पे हो रही है, मुझे कोई बता सकता है इसका आंसर, कि गूगल के पास ऐसा क्या चीज है, ऐसा कौन सा फार्मूला है कि गूगल डिसाइड करता है कि भाई अब 2.5 करोड़ रिजल्ट में से ये 10 रिजल्ट मैंने पहले पेज पे शो करने हैं, और इन 10 रिजल्ट में से पहले नंबर पर ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये। इसको क्या कहते हैं, रैंकिंग एल्गोरिदम, सर्च रैंकिंग एल्गोरिदम है गूगल का, ठीक है, वेबसाइट रैंकिंग एल्गोरिदम। जी अब आंसर आ रहे हैं कि ये कीवर्ड बेस करता है, एसईओ कीवर्ड की वजह से रैंकिंग करता है, रिलेटेड कीवर्ड, इंटेंट। जी बिल्कुल, हर किसी का आंसर अपने अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इसके लिए गूगल ने एक पूरा एल्गोरिदम बनाया हुआ है, रैंकिंग एल्गोरिदम। और उस रैंकिंग एल्गोरिदम में गूगल खुद कहता है कि मैं 200 से ज्यादा फैक्टर्स को टेक केयर करता हूं रैंकिंग करते वक्त। कि गूगल जब इसकी रैंकिंग करता है ना, तो गूगल 200 से ज्यादा फैक्टर्स को स्टडी करता है रैंकिंग करने के लिए। रैंकिंग फैक्टर्स, ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ लें। मोर देन 200 अकॉर्डिंग टू सीईओ ऑफ गूगल। गूगल का सीईओ जो है डॉक्टर सुंदर पिचाई, ये कहते हैं कि हमारा जो सर्च एल्गोरिदम है, रैंकिंग एल्गोरिदम है, वो रैंकिंग एल्गोरिदम 200 से ज्यादा रैंकिंग फैक्टर्स को स्टडी करता है और फिर उनको रैंकिंग देता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा आपको मजीद क्लियर करने के लिए। आप घर में 3 बहन भाई हैं फॉर एग्जांपल, आप तीनों ने मैट्रिक का एग्जाम दिया एक ही साल में। मेरी ये एग्जांपल थोड़ी सी समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलें जी, आपकी क्लास की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, मैट्रिक का इम्तिहान दिया आप लोगों ने। अब क्लास में
टीचर के लिए एक इम्तिहान होता है, वो ये डिसाइड करेगा हु इज नंबर 1, हु इज नंबर 2, हु इज नंबर 3। यू गेटिंग माई पॉइंट? अब वो रैंकिंग कैसे असाइन करेगा एक टीचर आपकी, कि इन 50 में से पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, और 50वें नंबर पर कौन है। इसके लिए वो टीचर क्या करता है, वो टीचर आपका एग्जाम लेता है। इसी तरह ही है ना, फिर एग्जाम में भी हो सकता है आपके 10 डिफरेंट सब्जेक्ट का एग्जाम हो और हर सब्जेक्ट 100 नंबर का उसने रखा हो, टोटल 1000 नंबर हो। इसी तरह होता है ना, फिर वो आपके हर सब्जेक्ट के नंबर अलग अलग काउंट करेगा, फिर उन तमाम सब्जेक्ट्स को कंबाइन करेगा, फिर उसके ओवरऑल जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे वो क्या होगा, नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3 एंड सो ऑन, और जिसके सबसे कम नंबर होंगे वो होगा नंबर 50 पर। मेरी बात यहां तक समझ लगी? अब देखें, मैट्रिक के इम्तिहान में एवेल्युएट करने के लिए, रैंकिंग देने के लिए हमारे 10 तरह के रैंकिंग फैक्टर थे। एक रैंकिंग फैक्टर इंग्लिश है, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक मैथ है, एक बायो है, एक उर्दू है। समझ लग रही है ना? ये हमारे एग्जाम्स है ना, इन्हीं बेसिस पे हमारी रैंकिंग हुई थी ना। सेम इसी तरह आपकी वेबसाइट की रैंकिंग करने के लिए गूगल के पास 200 से ज्यादा एग्जाम्स हैं आपकी वेबसाइट के लिए। वो आपकी वेबसाइट को उन 200 तरीकों से एवेल्युएट करेगा और हर तरीके से एवेल्युएट करके उसे नंबर असाइन कर देगा एक, और जिसका ओवरऑल नंबर सबसे ज्यादा अच्छा होगा उसको नंबर 1 कर देगा, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3। और ये जो रैंकिंग होती है ये आपकी वेबसाइट की होती है किसी एक पर्टिकुलर क्यूरी के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल ये क्यूरी है तो इस क्यूरी के अगेंस्ट रैंकिंग होगी। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एसईओ अर्निंग इन पाकिस्तान लिखूंगा तो रैंकिंग चेंज हो जाएगी, अब एग्जाम चेंज हो जाएगा। करके देखते हैं जी। अब देखें नंबर 1 पे कौन सा है, entrepreneur.com, नंबर 2 पे रिलायबल सॉफ्ट डॉट नहीं, नंबर 2 पे है रियान वाज हियर, नंबर 3 पे है रिलायबल सॉफ्ट। चलें जी, अब हम इसको करते हैं एसईओ अर्निंग इन पाकिस्तान, देखते हैं जी। अब देखें नंबर 1 पे क्या होगा, rollthepay.com, जबकि ये उसमें पहले 3 में थी नहीं। फिर नंबर 2 पे है payscale.com, जबकि ये भी नहीं थी, फिर थी, फिर आ गई indeed.com, glassdoor.com। समझ लग रही है? पूरी की पूरी वेबसाइट चेंज हो गई। एसईओ अर्निंग मैंने लिखा हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम एसईओ, और एसईओ अर्निंग इन पाकिस्तान, हालांकि मिलते जुलते कीवर्ड्स हैं लेकिन पूरी की पूरी रैंकिंग चेंज हो गई, क्योंकि ये इंटेंट स्टडी करता है, इंटेंट देखता है कि जो कंटेंट आपका वेबसाइट का ऑनर आपको प्रोवाइड कर रहा है वो कितना रेलेवेंट है। ये जो 200 एग्जाम हुए इस कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी वेबसाइट के, उसमें कौन सी वेबसाइट टॉप ऑफ द लिस्ट है। यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसमें से देखें उसके पास पहले वाले रिजल्ट में, पहले वाले सर्च क्वेरी में कितने रिजल्ट थे, ऑलमोस्ट 2.5-3 करोड़ रिजल्ट थे ना। अब इस वाली सर्च क्वेरी में कितने रिजल्ट हैं गूगल के पास, जस्ट 5,30,000, सिर्फ 5,30,000। अब 5,30,000 पेजेस का डाटा एनालाइज किया गूगल ने रैंकिंग करने के लिए, और देखें कितनी देर लगी, लेस देन अ सेकंड, 0.88 सेकंड में उसने एवेल्युएट भी कर दिया। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गूगल कितना फास्ट है। थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो रही है कि बेसिकली सर्च इंजन काम कैसे करता है और सर्च इंजन रैंकिंग कैसे देता है। एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, अगर नहीं समझ लगा तो आप पूछ लें। बड़ा एक लेमैन के तौर पे मैंने आपको बताया, दोबारा थोड़ा सा बताता हूं कि सर्च इंजन सबसे पहले रीड करता है क्रॉलर। एक सर्च इंजन का, हर सर्च इंजन का एक क्रॉलर होता है, वो आपकी वेबसाइट पे जाएगा, आपकी वेबसाइट पे जाके कंटेंट को रीड करेगा। जब वो रीड कर लेगा तो फिर उसे समझेगा कि ये है क्या चीज, अंडरस्टैंड करेगा। जब वो अंडरस्टैंड कर लेगा फिर वो इसे अपने पास सेव कर लेगा, इंडेक्स कर लेगा, अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेगा। यहां तक तो स्टोर हो गया। फिर जब कोई और बंदा आके सर्च करेगा तो वो फिर फौरन उसका रिजल्ट उसे दे देगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि पाकिस्तान का बानी कौन है, हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, व्हाट वुड बी द आंसर? आप क्या आंसर देंगे मुझे कि हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान?
Still waiting for you. हाँ yes, कायदे आजम. Exactly, कायदे आजम is the founder of Pakistan. अब ये कायदे आजम का आंसर आपने क्यों दिया? कायदे आजम का आंसर आपने क्यों दिया? कायदे आजम या मोहम्मद अली जिन्ना एक ही बात है. अब मोहम्मद अली जिन्ना का आंसर आपने क्यों दिया? क्यों? क्योंकि ये चीज आपने पहले स्टडी की, आपने इसको समझा, अंडरस्टैंड किया और अपनी मेमोरी में सेव कर लिया. अब जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो आपने अपनी मेमोरी में फौरन रिकॉल किया कि हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. आपने फौरन कायदे आजम का नाम ले दिया. अब अगर मैं ये पूछूं कि हु इज आवर प्रॉफिट, हमारे नबी का क्या नाम है, तो आप फौरन कहेंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. समझ लग रही है ना? क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ था, समझ रखा था. अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर, अब आप अपने फादर का नाम अपनी फौरी मेमोरी से कॉल होगा, आप फौरन बता देंगे जी दिस इज माय फादर नेम. समझ लग रही है ना? अब ये हैं तो सारे नाम ही, लेकिन ये आपकी मेमोरी में मिक्स नहीं हुए. क्यों? क्योंकि आपने इसको अंडरस्टैंड कर रखा था, समझ रखा था. जब एक चीज आपने समझ ली और समझ के स्टोर कर ली, सेव कर ली अपने ब्रेन के अंदर, अपनी मेमोरी के अंदर, अपने माइंड के अंदर, और जब उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप फौरन आंसर कर देंगे. क्लियर होगी बात? अब इसी के साथ फिर मैंने ये कहा कि जब गूगल ने सर्व करना है, आपको रिजल्ट सर्व करने हैं ना, तो गूगल को ये कैसे पता चलता है कि भाई हु इज नंबर 1, हु इज नंबर 2, हु इज नंबर 3? अब ये भी एक गूगल का इम्तिहान है. अब गूगल क्या करता है, गूगल ने अपने 200 से ज्यादा फैक्टर बना रखे हैं. जैसे गूगल के ऊपर कोई सर्च क्यूरी आती है, गूगल सबसे पहले ये देखता है कि इस सर्च क्यूरी के अगेंस्ट मेरे पास कौन सी वेबसाइट और कितनी वेबसाइट है. फॉर एग्जांपल 1 लाख वेबसाइट है. फिर गूगल क्या करता है, उन 200 जो रैंकिंग फैक्टर हैं उनकी काउंटिंग करता है फौरन, कि सब हर वेबसाइट की काउंटिंग होती है, एक अलग से नंबर असाइन हो जाता है. जैसे आपका रिजल्ट, आपके पेपर चेक होते हैं ना, पेपर चेक करके आपका टीचर आपको एक नंबर असाइन कर देता है. इसी तरह गूगल आपकी वेबसाइट चेक करता है और वेबसाइट चेक करके हर रैंकिंग फैक्टर के नंबर एक अगेंस्ट एक नंबर असाइन कर देता है और फिर उसको कंबाइन कर लेता है. और इस तरह से गूगल को पता चल जाता है कि यार ये वाली वेबसाइट ना सबसे अच्छी है इस कीवर्ड के अगेंस्ट, दूसरे नंबर पर ये वाली सबसे अच्छी है, तीसरे नंबर पर ये वाली सबसे अच्छी है. और इस तरह गूगल क्या करता है, उसको एक रैंकिंग असाइन कर देता है. यहां तक चीज समझ लग गई कि गूगल कोई भी सर्च इंजन काम कैसे करता है और उसकी रैंकिंग कैसे करता है. गूगल कैसे रैंक करता है आपकी वेबसाइट को, कैसे उसे पता चलता है कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी वेबसाइट पहले नंबर पर आनी चाहिए या दूसरे पे आनी चाहिए या तीसरे पे आनी चाहिए. यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछें. इसके बाद एक और स्टेप अहेड में आगे चलता हूं फिर. गुड, यानी कि सबको क्लियर है. गुड गुड. रैंकिंग कैसे चेक करते हैं? गुड. देखें जी, सिंपल. आपने कोई भी कीवर्ड चेक किया, लिखा, जैसे मैंने लिखा एसईओ अर्निंग इन पाकिस्तान, सबसे ऊपर कौन सी वेबसाइट आई? rollthepay.com. तो भाई इसकी रैंकिंग क्या है? 1. दिस वेबसाइट इज रैंक्ड एट नंबर 1. उसके नीचे मैं देखूंगा कि कौन सी है भाई, payscale.com. दिस इज रैंक्ड एट नंबर 2. फिर इसी तरह फिर देखूंगा indeed.com, रैंक्ड एट नंबर 3. Glassdoor एट नंबर 4. salaryexplorer.com रैंक्ड एट नंबर 5. rosie.pk रैंक्ड एट नंबर 6. क्लियर होगी ये चीज? ओके. इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं. क्वेश्चन है जी, वेबसाइट किस रैंकिंग पे आनी चाहिए, उसका सिंपल सा आंसर दें शॉर्ट. भाई जितनी ज्यादा ऊपर आपकी वेबसाइट होगी उतना अच्छा है. अगर पहले पेज पहले नंबर पर है तो बेस्ट है. सबसे पहला टारगेट होता है हमारा पहले पेज में आना. पहले पेज पे कितने रिजल्ट होते हैं? 10 रिजल्ट होते हैं. पहले पेज पे 10 रिजल्ट आते हैं ना, तो हमारा सबसे पहला टारगेट ये है कि पहले पेज पर आ जाएं. फिर हमारी कोशिश होती है टॉप वाले 2-3 रिजल्ट में आए, और एंड रिजल्ट हमारा क्या होता है? पहले नंबर पर रैंक करना. पहले नंबर पे जो बंदा रैंक करेगा उसको सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिलेगी. समझ लग गई ये बात? एक और क्वेश्चन है जी, गूगल की
सर 200 क्यूरी कौन सी होती हैं? अच्छा, ये जो 200 रैंकिंग फैक्टर है ना, ये गूगल ने किसी को नहीं बताया। अगर गूगल ये बता देगा तो उसका तो एल्गोरिदम चीट हो जाएगा, ये हिडन है। गूगल ने चंद एक रैंकिंग फैक्टर डिस्क्लोज कर दिया, रिवील कर दिया अपने। गूगल ने चंद एक फैक्टर रिवील कर दिए, बता दिए आपको, बाकी गूगल ने नहीं बताए। अच्छा, बाकी फिर हमें कैसे पता चलते हैं? अपने तजर्बात से, अपने एक्सपेरिमेंट से। मेरी बात समझ लग रही है? इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमारे लिए एक कंप्लीट लाइफ का कोड ऑफ लाइफ बना दिया, हमें हर चीज बता दी। इसी तरह है ना, डू यू एग्री कि अल्लाह ताला ने हर चीज कुरान पाक में बता दी, क्या सही है क्या गलत है। अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकली कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया कि जो बंदा खुदकुशी करेगा ना, वो हराम मौत है। इसी तरह है ना, खुदकुशी हराम है इस्लाम में। लेकिन कोई बता सकता है कि कुरान पाक में कहीं ये लिखा हुआ है कि अगर पेट्रोल पीने से आप मर गए तो आप हराम होते हैं? नहीं लिखा हुआ ना। कुरान पाक ने हमेशा एक असूल की बात की है, नीटी गिटीज में नहीं गया। अब ये हमें कैसे पता चला? लेकिन हर स्कॉलर ने ये कहा कि भाई जो बंदा पेट्रोल पी के मर जाएगा वो हराम होता है। लेकिन कुरान में तो नहीं लिखा हुआ, किसी हदीस में भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि भाई ये पेट्रोल तो निकले ही 100 साल पहले, ये तो उस जमाने में भी नहीं था। तो भाई ये हमारे अपने तजर्बात मशाहिदात से हमें पता चलता है कि भाई पेट्रोल पीने से खुदकुशी होती है और खुदकुशी हराम होता है। इसी तरह गूगल ने चंद एक फैक्टर तो हमें बता दिए, लेकिन बाकी फैक्टर हम अपने तजर्बात से सीखते हैं, और वही तजर्बात बहुत सारे लोग अपने शेयर करते हैं। कुछ तजर्बात मैं भी अपने आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और आप लोगों को ऐसा ऐसा पता चलना शुरू हो जाएगा कि अच्छा और कौन कौन से रैंकिंग फैक्टर होते हैं। तो इजीली आपको बहुत सारी चीजें समझ लग जाएंगी इंशाल्लाह। क्लियर होगी जी ये बात? अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट पेज पे आनी चाहिए तो क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए? गुड। अच्छा, आप ये कहें कि जी क्लास में अच्छी पोजीशन कौन सी होती है, तो आप अपने पेरेंट से पूछें। तो आपके पेरेंट हो सकता है ये कहें, ओके जी बोर्ड में पहली नहीं तो दूसरी नहीं तो तीसरी नहीं तो टॉप 10 पोजीशंस में तो आ जाए ना, यही कहेंगे ना। अच्छा चलें, वो कहते हैं लेकिन सबसे अच्छी कौन सी पोजीशन है? जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर है। लेकिन अगर आप सेकंड थर्ड भी आ जाए तो अच्छी पोजीशन है। अब फर्स्ट पोजीशन पर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जितने भी पेपर्स हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार करके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसी तरह है ना, सेम इसी तरह अगर मैं गूगल में अपनी वेबसाइट टॉप ऑफ द लिस्ट लेकर आना चाहता हूं, तो मेरी कोशिश ये होगी कि गूगल के जितने भी रैंकिंग फैक्टर हैं मैं उन सबको परफेक्ट कर लूं, ताकि ओवरऑल मार्क्स मेरी वेबसाइट के बढ़ जाएं और मेरी वेबसाइट को रैंकिंग नंबर 1 असाइन हो जाए। क्लियर हो गई? हम कोशिश करेंगे कि अपनी वेबसाइट को हर एंगल से परफेक्ट करें उन तमाम रैंकिंग फैक्टर्स के अगेंस्ट जो गूगल ने हमें बताएं या जो हमें अपने एक्सपेरिमेंट या तजर्बात से पता चले। जैसे जैसे हम वो रैंकिंग फैक्टर्स को इंप्रूव करते जाएंगे, हमारी वेबसाइट की रैंकिंग भी इंशाल्लाह इंप्रूव होती चली जाएगी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। ओके, एक क्वेश्चन है जी कि कौन से फैक्टर्स रिवील किए। ये अब हम अभी हमने देखना है जी, ये जो पूरा कोर्स है ना हमारा है ही, ये हमने रैंकिंग फैक्टर्स ही तो पढ़ने हैं पूरे कोर्स में, कि भाई ये काम करोगे तो आपको फायदा होगा, ये काम करोगे तो आपको नुकसान होगा। यही रैंकिंग फैक्टर हमने पूरे कोर्स में पढ़ने हैं। थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह ये सारी चीजें आप सीख जाएंगे। ओके जी, एक और क्वेश्चन है, सर क्या फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने पर हमारी वेबसाइट टॉप 10 में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। अगर आपने पहली दफा वेबसाइट लॉन्च करने से पहले ही अपनी तमाम चीजें परफेक्ट कर ली और परफेक्ट करके आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर देते हैं, तो गूगल आपकी वेबसाइट को एवेल्युएट करेगा, और अगर आपकी वेबसाइट जो ऑलरेडी टॉप 10 वेबसाइट्स हैं उनसे अच्छी हुई, तो उनमें से किसी एक वेबसाइट को डाउन करके गूगल आपको जगह असाइन कर देगा। बिल्कुल पॉसिबल है जी, कोई मसला नहीं है इसमें। आई होप बेसिक चीजें आपको काफी हद तक क्लियर हो गई हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। 2-3 मिनट हम मजीद क्वेश्चन आंसर लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे शुरू करते हैं इसको। ये जो बेसिक चीज जो भी मैंने बताया ना, इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, एक और क्वेश्चन है, वेबसाइट बनाना इजी है या नहीं? अच्छा यार, ये रेलिवेंट है। वेबसाइट इजी है, मसला नहीं है। अगर आपको
वर्डप्रेस वगैरह आती है तो आप इजीली कर लेंगे, अगर नहीं आती तो फिर डेफिनेटली आपके लिए मुश्किल होगी। एक और क्वेश्चन है कि जो वेबसाइट सेकंड पेज पर रैंक होती है उनके कॉन्स क्या होते हैं, यानी कि उनके नुकसान क्या होते हैं कि वो फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं होती। अच्छा, ये एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो दूसरे पेज पे वेबसाइट आती है उसके नुकसान क्या हैं और क्या रीजन है कि वो पहले पेज पर आने के बजाय दूसरे पेज पर आ गई। सिंपल इसी तरह अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई क्लास में या बोर्ड में अगर टॉप पर आओगे तो क्या फायदा है, और अगर आपके नंबर बहुत कम होंगे तो क्या नुकसान आता है। भाई नंबर कम होंगे तो हो सकता है आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ना मिले, रैंकिंग होती है ना। इसी तरह अगर आपकी वेबसाइट के रैंकिंग फैक्टर थोड़े से डाउन हो गए, कहीं कोई रैंकिंग फैक्टर आपने वीक छोड़ दिया, तो आपके जो रैंकिंग मार्क्स हैं वो कम हो जाएंगे, तो गूगल आपको सेकंड पेज पे ले जाएगा। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट सेकंड पेज तक पहुंच गई है और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, वो तरीके वो फार्मूलेज जो अभी हम इस कोर्स में पढ़ेंगे अप्लाई करें, तो गारंटेड इंशाल्लाह आपकी वेबसाइट पहले पेज पर आ जाएगी। लेकिन यह कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखें एसईओ क्या है, एसईओ एक मैराथन रेस है। अच्छा, एक और मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं मैं देता, आपको एक एग्जांपल देता हूं। पहले आप में से बहुत सारे लोगों ने आर्मी का टेस्ट दिया होगा कमीशन ऑफिसर के लिए एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट, दिया होगा ना। उसमें इनिशियल में डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं, उनमें एक टेस्ट होता है फिजिकल एग्जाम का। फिजिकल एग्जाम में एक टेस्ट होता है रनिंग का। रनिंग में आपको तकरीबन 1600 मीटर की रेस होती है और 8 मिनट का टाइम दिया जाता है। आई होप बहुत सारे लोगों को पता होगा इस चीज का कि आपको 8 मिनट दिए जाते हैं और 1600 मीटर का टारगेट दिया जाता है, यानी कि तकरीबन 1 माइल होता है वो, तकरीबन 1.5 किलोमीटर। कि जी आपने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक भागना है और 8 मिनट के अंदर अंदर अपनी रेस पूरी करनी है। अब आप क्या करेंगे, अगर आपने अप्लाई किया तो आपको पता है ना कि आपका एग्जाम होना है और उसमें ये रिक्वायरमेंट है, आप 1-2 महीने पहले ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। यही काम करेंगे ना, आप डेली सुबह सुबह उठेंगे, जॉगिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना स्टेमिना इंप्रूव कर रहे हैं। और फिर आप कोशिश करेंगे कि मैं 5-6 मिनट में टाइम पूरा कर लूं ताकि वहां जाके 8 मिनट के अंदर अंदर अपना टारगेट कंप्लीट कर सकूं। भाई अगर महीना लगाया, 2 महीने लगाए और 2 महीने प्रैक्टिस करने के बाद आप इस काबिल हो गए कि आप टारगेट अचीव कर सकते हैं, तो आप बड़े इजीली जाएंगे एग्जाम वाले दिन, रनिंग करेंगे और कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह ही है ना। लेकिन इसके अगेंस्ट एक और एग्जांपल मैं देता हूं। अब मैंने आपको कहा कि भाई वो तो ठीक है, 8 मिनट में 1600 मीटर भागना था, लेकिन अब मैं आपकी एक मैराथन रेस करवाने जा रहा हूं जिसमें 100 बंदे भागेंगे और टॉप 10 विनर होंगे बस। अब आपके साथ 100 बंदों ने भागना है, 1600 मीटर रेस उतनी है 1600 मीटर की, लेकिन उसमें जो टॉप 10 आएंगे वो विनर होंगे। अब आप बताएं कि अगर आप टारगेट लेके गए कि 8 मिनट में अचीव करना है, तो क्या आप विनर में आएंगे या नहीं आएंगे, टॉप 10 विनर्स में, अगर आपने 8 मिनट में पूरा भी कर दिया मैराथन रेस। चलें जी, एग्जाम्पल नंबर 1 में ये था कि 8 मिनट में आपने 1600 मीटर पूरे करने हैं और 100 बंदे भागे, और 100 बंदों में से फॉर एग्जांपल 40 बंदे 8 मिनट के अंदर अंदर टारगेट को कंप्लीट कर लिया 1600 मीटर के, तो कितने विनर्स होंगे, 40 बंदों ने कंप्लीट किया टारगेट, तो इसमें 40 बंदे विनर हो जाएंगे। समझ लगे। लेकिन अब मैंने आपको कहा कि यार मुझे नहीं पता ये टारगेट का, बस भाई ये 1600 मीटर की रेस है, जो भी 10 बंदे पहले टारगेट पर पहुंच गए वो विनर होंगे। अब आप बताएं कि 2 महीने की प्रैक्टिस करने के बाद वो टारगेट आप अचीव कर लेंगे मैराथन रेस वाला या नहीं। पहला टारगेट तो आपने 2 महीने प्रैक्टिस की और अचीव कर लिया, 2 महीने का प्रैक्टिस की स्टेमिना हो गया, आपने 8 मिनट में 1600 मीटर की रेस विन कर ली। अब दूसरा सिनेरियो जो मैंने आपको दिया कि अब ये मैराथन है, अब 8 मिनट वाला चक्कर नहीं है, अब टॉप 10 जो होंगे बस वही विनर होंगे, और अब आपने 2 महीने प्रैक्टिस की है इसकी। तो अब आप बताएं कि 2 महीने प्रैक्टिस करने के बाद ये मैराथन रेस आप विन कर जाएंगे या लॉस कर जाएंगे, यू विल बी द विनर और द लूजर। कौन बता रहा है जी इसका आंसर जल्दी से। लूज, ओके, 50-50, ओके, विन, ओके,
विनर, ओके। अच्छा जी, जो बंदा विनर कह रहा है वो भी गलत है, जो बंदा लूजर कह रहा है या लूज कह रहा है वो भी गलत है। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये आपके कंपटीटर्स पे डिपेंड करता है। भाई अगर उन 100 में जो 100 बंदे आपके मुकाबले में भाग रहे हैं वो सारे ऐसे बंदे हैं जो कभी भागे ही नहीं आज तक, और आपने 2 महीने की प्रैक्टिस कर रखी है, पहला सिनेरियो। अब वो 100 के 100 बंदे ऐसे हैं जो कभी भागे ही नहीं, और आपने 2 महीने की प्रैक्टिस कर रखे है, तो कंफर्म्ड आप विनर होंगे। लेकिन अगर उन 100 बंदों में से 20 बंदे ऐसे हो गए जो प्रोफेशनल मैराथन रेसर है, जिनकी 10-10 साल 5-5 साल की प्रैक्टिस है, तो अब बताएं आप 2 महीने प्रैक्टिस करके विन कर सकते हैं? आप कभी भी विन नहीं कर सकते। तो भाई ये जो रैंकिंग है ना वेबसाइट की गूगल के अंदर, ये किस चीज पे डिपेंड करती है? ये आपके कंपटीटर पे डिपेंड करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मैराथन रेस। ये एक रेस है, मैराथन रेस है, जिसमें जो जिसमें लाखों करोड़ों वेबसाइट्स भाग रही हैं मुकाबले में, लेकिन जो टॉप 10 वेबसाइट्स होंगी वो विनर हो जाएंगे। और अगर आपने टॉप 10 में आना है तो आपको कम से कम उन टॉप 10 में से किसी एक वेबसाइट से अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब आप विनर होंगे। लेकिन अगर भाई टॉप 10 पे सारे के सारे ब्रांड बैठे हुए हैं, बहुत टॉप की वेबसाइट्स हैं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा ना भाई। अगर आपके मुकाबले में ऐसे बंदे हैं जो कभी नहीं भागे और आपने 1 महीना प्रैक्टिस कर ली तो आप विन कर जाएंगे। लेकिन अगर आपके मुकाबले में सारे ऐसे बंदे भाग रहे हैं जो 5-5 साल से रेसर हैं, 5-5 साल से वो इसी फील्ड में है, तो फिर आपको कम से कम भाई 8 साल अपने आप के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप विन कर सकते हैं। इसी तरह ही है ना। तो भाई इसी चीज को हम नाम देते हैं निच रिसर्च का, कि हमने टॉपिक चूज करने से पहले अपने कंपटीटर को एनालाइज करना है कि भाई जिस टॉपिक के ऊपर हम वेबसाइट बना रहे हैं उस टॉपिक पर हमारे कंपटीटर कौन है। अगर कंपटीटर बहुत स्ट्रोंग है, पावरफुल है, तो हम उस टॉपिक पर वेबसाइट नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर मेरे कंपटीटर वीक हैं, कमजोर हैं, फिर मैं कहूंगा हाँ यार मैं थोड़ी सी मेहनत करके इस रेस को विन कर सकता हूं, फिर मैं उसके ऊपर अपना वेबसाइट बना लूंगा। यहां तक बात समझ लग गई आपको? जी बिल्कुल, निच रिसर्च में डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तो सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। आज मैंने सिर्फ ओवरव्यू देना आपको, एक बेसिक्स आइडिया देना, ताकि चीजें पिक्चर्स क्लियर हो जाएं आपको, टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाएं, ये सर्च इंजन काम कैसे करता है ये क्लियर हो जाएं। ये बेसिक बेसिक चीजें मैंने क्लियर करवानी है आज, ताकि जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो आपको कोई इश्यू ना हो, इजीली आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएं। ताकि देखें, आज हमने पढ़ा सर्च इंजन काम कैसे करता है, सर्च इंजन रैंकिंग कैसे करता है, रैंकिंग फैक्टर के बेस पे। फिर हमने ये देखा कि भाई ये जो एसईओ रैंकिंग है ना, वेबसाइट रैंकिंग, ये तो एक मैराथन रेस है। इसमें ये हमारी अपनी मेहनत से ज्यादा किस चीज पे डिपेंड करता है? हमारे कंपटीटर पे डिपेंड करता है। हमारी अपनी मेहनत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे कंपटीटर की मेहनत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे कंपटीटर हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो हमें उनसे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेरा कंपटीटर कोई भी मेहनत नहीं कर रहा और मैं थोड़ी सी भी मेहनत करूंगा तो आई विल विन द रेस। सिंपल। सर ये कैसे पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट रैंक करेगी या नहीं? यार ये अभी आपको थोड़े दिनों के बाद खुद ही पता चल जाएगा। जब हम नीच रिसर्च कंपटीटर एनालिसिस पढ़ेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक पर वेबसाइट रैंक करना कितना आसान या कितना मुश्किल है। थोड़ा सा वेट करें इसके लिए। सर सर्च इंजन काम कैसे करता है ये बात रिपीट कर दें थोड़ा सा अगेन। अच्छा यार आप मत कंफ्यूज करें, अगर नहीं भी समझ लगी तो ये रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा, आप अगेन एंड अगेन सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। लेकिन ये मैं आपको बता चुका हूँ, सर्च इंजन बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे हम इंसान काम करते हैं। हम इंसानों को भी पहले कोई चीज पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है, फिर अपनी मेमोरी में स्टोर करनी पड़ती है, फिर हम उसको प्रेजेंट करते हैं जब हमसे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम गूगल सर्च इंजन भी यही करता है। पहले वो क्रॉल करता है, मतलब रीड करता है, फिर उसे अंडरस्टैंड करता है, फिर उसे इंडेक्स करता है, मतलब सेव कर लेता है अपनी मेमोरी में, फिर उसे सर्व करता है, मतलब प्रेजेंट कर देता है जब उससे उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ लगी ये बात? आई होप पिक्चर क्लियर होगी, या काफी डिटेल में
मैंने एक लेमैन के तौर पे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे देकर समझा दिया। गुड, काफी लोगों को समझ लग गई। अच्छा, गुड गुड गुड। चलें जी, अब हम आते हैं अपने कोर्स कंटेंट की तरफ। अब ये तो आपको पता चल गया ना कि सर्च इंजन क्या है, रैंकिंग क्या है, क्रॉलर क्या है। क्रॉलर एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी वेबसाइट में कंटेंट को रीड करता है। ओके, अब हम आते हैं कि अब हमने इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है। अब जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा ना एसईओ का, उसमें हमने सबसे पहले तो सर्च इंजन के बारे में स्टडी करेंगे कि ये सर्च इंजन क्या चीज है। फिर हमने ये कि ये सर्च इंजन काम कैसे करता है, जो भी हमने देखा। फिर हमने टर्मिनोलॉजी स्टडी करनी है कि भाई ये सर्च इंजन और सोशल मीडिया में क्या फर्क है। फिर सर्च इंजन और डायरेक्टरी में क्या फर्क होता है। फिर सर्च इंजन और आंसर इंजन में क्या फर्क होता है। और जो आंसर इंजन है ना, वो एडवांस शेप है सर्च इंजन की। और गूगल सर्च इंजन है या आंसर इंजन है? आप में से कोई मुझे आंसर दे रहा है कि गूगल सर्च इंजन है या आंसर इंजन है? गूगल एसई है या एई है? ओके, एक आंसर आया आंसर इंजन। दोनों दोनों बोथ सर्च इंजन बोथ एसईओ बोथ। जी बिल्कुल, ये आंसर इंजन है, ये दोनों है। बेसिकली ये सर्च इंजन भी है, आंसर इंजन भी है। जैसे देखे ना, हमने इससे क्वेश्चन पूछा था। देखें, सर्च इंजन का काम होता है आपको सिर्फ वेबसाइट रिकमेंड कर देना। आपने कोई क्वेश्चन पूछा, वो आपको कहे कि भाई ये वेबसाइट है, जाएं जाके पढ़ लें। आंसर इंजन क्या करता है, वो वेबसाइट के साथ साथ डायरेक्ट आपको आंसर भी दे देता है। जैसे हमने देखा था, हु इज सीईओ ऑफ गूगल। जब मैंने ये कहा कि भाई गूगल का सीईओ कौन है, उसने फौरन कह दिया सुंदर पिचाई। यही बात हुई थी ना। जैसे अगर मैं सर्च करूं हु इज सीईओ डिजिटल एप्लीकेशंस खानेवाल, ठीक है, कि भाई डिजिटल एप्लीकेशंस खानेवाल का सीईओ कौन है, तो ये मुझे ये देखें, ये बता रहा है कि गुलाम अब्बास। ठीक है, ये इसने डाटा लिंक्डइन से उठाया। ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल में गया, उसने वहां देखा कि मैंने लगाया हुआ था कि आई एम द सीईओ इन डिजिटल एप्लीकेशन। वहां से इसने क्या किया, गूगल क्रॉलर ने अंडरस्टैंड किया कि अच्छा, डिजिटल एप्लीकेशन एक कंपनी है। ओके, इसमें एक पोस्ट है सीईओ की। अच्छा, इसमें एक बंदा है गुलाम अब्बास, वो इसका सीईओ है, ये उसकी प्रोफाइल है। जैसे गूगल से आंसर पूछा किसी ने, हु इज द सीईओ इन डिजिटल एप्लीकेशन, तो गूगल ने फौरन बता दे भाई गुलाम अब्बास। क्यों? क्योंकि गूगल ने ये चीज पढ़ रखी थी, समझ रखी थी, अपनी मेमोरी में स्टोर कर रखी थी, और उसने आपको आंसर दे दिया। दिस इज नोन एज आंसर इंजन। इसी तरह हु इज द सीईओ ऑफ फेसबुक, फॉर एग्जाम्पल, भाई मार्क जकरबर्ग इज द सीईओ। ये लें जी, समझ लग गई। ये हमें आंसर भी दे रहा है और साथ साथ वेबसाइट्स भी दे रहा है पढ़ने के लिए। तो भाई ये सर्च इंजन भी है, गूगल सर्च इंजन के साथ साथ आंसर इंजन भी है। आंसर इंजन इज द एडवांस शेप ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन का एडवांस वर्जन जो है वो आंसर इंजन है। क्लियर होगी ये बात? ओके, इस तरह हमने बहुत सारी चीजें इंट्रोडक्शन के तौर पे पढ़नी है। फिर गूगल का मिशन क्या है। भाई गूगल एकदम से इतना एडवांस और पॉपुलर कैसे हो गया? आपको पता है, जब मैं ग्रोइंग एज में था तो मेरे जमाने में गूगल नहीं पॉपुलर था, हमारे जमाने में याहू ज्यादा चलता था। ठीक है, लेकिन अब याहू का कोई नाम भी नहीं है, अब बच्चे बच्चे की जुबान पर गूगल का नाम है। क्या रीजन है उसकी, वो हमने देखना है कि भाई गूगल सर्च इंजन बाकी सर्च इंजन से कैसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, फिर गूगल की प्रोडक्ट्स क्या हैं? कोई मुझे बता सकता है कि गूगल की कौन कौन सी प्रोडक्ट है? गूगल की व्हाट आर द गूगल प्रोडक्ट्स? लिखना शुरू करें। एंड्रॉइड, यस, एंड्रॉइड फोन भी गूगल का है। गूगल सर्च इंजन गूगल का है। जीमेल गूगल का है। यूट्यूब गूगल का है। Amazon गूगल का नहीं है जी, यूट्यूब गूगल का है। गूगल मैप्स गूगल के हैं, जो नेविगेशन के लिए यूज होता है, बिल्कुल। एंड्रॉइड फोन गूगल का है, एंड्रॉइड फोन के अंदर प्ले स्टोर गूगल का है। नहीं जी, फेसबुक गूगल की नहीं है, फेसबुक अलग कंपनी है। गूगल क्रोम, यस, पूरा ब्राउजर, जो ब्राउजर हम यूज कर रहे हैं, ये गूगल का है। सोचें कि गूगल के पास कितनी प्रोडक्ट है।
इतनी प्रोडक्ट है। यस, गूगल डॉक्स, ये जो डॉक्यूमेंट गूगल ड्राइव के नाम से जो है, ये भी गूगल की है। अब कितनी डिफरेंट तरह से गूगल हमें ट्रैक करता है, आप सोच भी नहीं सकते। हमारे मोबाइल फोन हर वक्त हमारे पास होता है, ये लिसन करता है, इसमें ये ट्रैक करता है कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं। अब मेरा फोन हर महीने मुझे गूगल मैप से एक ईमेल आती है जिसमें वो बताता है भाई इस पूरे महीने में आपने इतने किलोमीटर ट्रैवल किया, इतने इतने सिटीज में गए, इतने इलाकों में गए, इतने कंट्रीज में गए, इस जगह पे गए, इस स्टॉप पर आप गए। देखें, गूगल के पास सारा डाटा है मेरा। गूगल की इतनी प्रोडक्ट है कि आपकी सोच है। और यही वजह है कि जो गूगल को गूगल बनाता है, गूगल को गूगल कैसे बना, गूगल इतना पॉपुलर जो हुआ, ये अपने प्रोडक्ट्स की वजह से हुआ। हम देखेंगे इसकी गूगल की प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं। ओके, उसके बाद फिर ये वही है कि गूगल सर्च इंजन काम कैसे करता है, ये देखें अगेन जो हमने पढ़ा है। क्रॉल करता है, फिर इंडेक्स करता है, सॉरी क्रॉल करता है, अंडरस्टैंड करता है, इंडेक्स करता है, सर्व करता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, ये सारे के सारे स्टेजेस। ठीक हो गया जी। फिर हम डिफरेंट सर्च एल्गोरिदम्स देखेंगे। फिर ये देखेंगे रैंकिंग फैक्टर कहते हैं किसे हैं भाई, हमने पढ़ा है ना। कितने रैंकिंग फैक्टर हैं गूगल के, जल्दी से आंसर करें। हाउ मेनी रैंकिंग फैक्टर्स गूगल यूज, कितने रैंकिंग फैक्टर गूगल यूज करता है। अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, यस 200 प्लस, देयर आर मोर देन 200 रैंकिंग फैक्टर्स। ये मैं नहीं कह रहा, ये किसने कहा है, ये हमें किसने बताया कि 200 से ज्यादा रैंकिंग फैक्टर हैं गूगल रैंकिंग के। सीईओ ऑफ गूगल डॉक्टर सुंदर पिचाई ने बताया ये, यस। और जो गूगल का सीईओ वो हमेशा सही बात करेगा ना अपनी कंपनी के बारे में। ओके ओके, फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च इंजन मार्केटिंग। अच्छा, ये एक नई टर्म है। किस किस को पता है सर्च इंजन मार्केटिंग क्या, SEM, हु नोज। और किस किस को नहीं पता, जल्दी से बताएं, मैं इसका भी थोड़ा सा आइडिया देता हूं, ये यूज होगी आगे। ओके, बहुत सारे लोगों को पता है, गुड 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 गुड। कोई ऐसा बंदा है जिसे ना पता हो, नो आइडिया। ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन। देखें, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो डायरेक्ट सेल होती हैं, डायरेक्ट सेल होती हैं। जब जो चीज सेल होनी होती है ना, उसकी मार्केटिंग भी ज्यादा होती है। ये तो चीज आप समझते हैं ना, जो चीज बिकती है या बेचने के काबिल होती है, उसकी मार्केटिंग भी ज्यादा की जाती है। ओके, अब जैसे मैं कहता हूं, यहां देखें, इस पूरी वेबसाइट में कोई ऐड नहीं लगी हुई, इस पूरे पेज में। यहां पे मैं लिखता हूं बेस्ट होस्टिंग फॉर एग्जाम्पल। जैसे बेस्ट होस्टिंग लिखता हूं, ये देखें सबसे ऊपर कौन सी वेबसाइट आ गई, ब्लू होस्ट। और देख सकते हैं ब्लू होस्ट के साथ क्या लिखा हुआ है, एडी, एड। भाई ये एड है, दिस इज नॉट ऑर्गेनिक रिजल्ट, ये एसईओ रैंकिंग नहीं है। ओके, दूसरे नंबर पे देखते हैं, बस एक ही लगी हुई है जी, एड। फिर यहां से देखें, यहां से ऑर्गेनिक रिजल्ट शुरू होते हैं। यस, दिस इज पीपीसी, ये पीपीसी कैंपेन्स होती हैं। ठीक है, अभी मैं पीपीसी का वर्ड नहीं यूज करना चाहता, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। पीपीसी कहते हैं पे पर क्लिक को। ठीक है, ओके। अब बेसिकली इसी तरह अगर मैं कहूं बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, ठीक है, अब देखें यहां पे भी ऐड लगी होंगी। क्लाउडवेज एक ऐड, ब्लू होस्ट दूसरी ऐड, टॉप 10 तीसरी ऐड, होस्टिंगर फोर्थ। यानी कि 4 कंपनियों की गूगल ने ऐड लगाई हुई है रिजल्ट शो करने से पहले। अब ये ऐड कैसे लगती है, ये गूगल इसके पैसे लेता है। समझ लग रही है ना भाई। आप टीवी पर कोई प्रोग्राम, कोई ड्रामा, कोई न्यूज वगैरह सुनते हैं ना, और उस न्यूज या ड्रामे के दरमियान में एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाती है। वो टीवी चैनल क्यों देता है वो एडवर्टाइजमेंट, सर्फ एक्सेल की ऐड आना शुरू हो गई जी। क्यों आई जी सर्फ एक्सेल की ऐड, न्यूज से सर्फ एक्सेल का क्या ताल्लुक। भाई उस न्यूज कंपनी ने सर्फ एक्सेल से पैसे लिए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना, उस न्यूज कंपनी ने, उस टीवी चैनल ने सर्फ एक्सेल से पैसे लिए हैं, इसलिए वो उनकी ऐड शो कर रहा है। भाई गूगल ने भी इन कंपनी से पैसे लिए हैं, इसलिए उनकी ऐड शो कर रहा है। और साथ में एक वर्ड लगा रहा है एडी का, ताकि वो हमें बता रहा है भाई ये ऑर्गेनिक रिजल्ट नहीं है, ये एड्स के थ्रू हैं। और ये वो ऑर्गेनिक रिजल्ट हैं जो बगैर एड्स के आए हुए हैं, जो अपनी एसईओ की बेस पे आए हुए हैं।
भाई अगर मेरी वेबसाइट की एसईओ अच्छी नहीं है और मैं चीजें बेचना चाहता हूँ, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और मुझे क्विक क्लाइंट चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? एक तो तरीका ये है कि मैं अपनी वेबसाइट की एसईओ करूं टॉप की, मैं टॉप पर आ जाऊं, लेकिन इसके लिए तो टाइम चाहिए ना, इट टेक्स टाइम। तो मैं क्या करूंगा, गूगल को पैसे दूंगा और अपनी ऐड लगवा लूंगा बस। लेकिन ये काफी कॉस्टली होती हैं कैंपेन्स, और ये तब तक लगेंगी जब तक आप पैसे देते रहेंगे। जिस दिन पैसे देना बंद, आपकी वेबसाइट नजर आना बंद। तो भाई लॉन्ग टर्म पर खेलना है अगर, तो फिर एसईओ ही बेस्ट है, जो ऑर्गेनिक रिजल्ट है, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये फर्क है बेसिकली। ये हम इन डिटेल थोड़ा सा देखेंगे भी जब हम पढ़ेंगे, जब इसका नंबर आएगा। फिर इसी तरह सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या फर्क है? जो हम फेसबुक पे पेड कैंपेन चलाते हैं, एसईओ अगेन ऑर्गेनिक रिजल्ट है, ऑर्गेनिक, लोग खुद ढूंढते हुए हमारे पास आ रहे हैं। और सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम अपनी प्रोडक्ट लेकर लोगों के सामने जा रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग, कि भाई इनबाउंड मार्केटिंग क्या होती है, आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होती है। फिर मैं ये चीजें इन डिटेल में कवर करवाऊंगा, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए इसे छोड़ दो। फिर एसईओ का रोल क्या है इनबाउंड मार्केटिंग में, ये हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। फिर हम एक मॉडल स्टडी करेंगे जिसे पीजो मॉडल कहते हैं। P for the paid, E for the earned, S for the shared, O for the owned। ये 4 तरह का मीडिया होता है जो इंटरनेट पर यूज होता है। हम ये चारों तरह के मीडियाज को स्टडी करेंगे और एट द एंड देखेंगे हम सबसे ज्यादा रिलाय किस पे करेंगे, ओन्ड मीडिया पर, जिसके हम मालिक हैं, जिसके हम ऑनर हैं। हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम एसईओ को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं कि भाई व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट। कोई मुझे बता सकता है कि ये व्हाइट हैट, ग्रे हैट, ब्लैक हैट, एसईओ ये क्या चीज है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट हैट वर्सेस ब्लैक हैट? क्या डिफरेंस है? Totally legal black hat, no legal work white hat. Okay, okay. चलें जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बिकॉज आई टॉकिंग लेक्चर फर्स्ट ऑफ एसईओ। एक एग्जांपल देता हूं जी, वो ये है कि मैंने आपको एक नौकरी पे रख लिया, मैंने आपको एम्प्लॉई रख लिया अपनी कंपनी में, और आपकी तनख्वाह रख दी, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 20,000 पे, 20,000 सैलरी। आपको मैंने रखा कि यार मेरी कंपनी में जो मेरे कस्टमर्स आते हैं ना, उनसे पैसे लेने हैं, हिसाब किताब आपने रखना है, और बस वो हिसाब किताब करके शाम को मुझे बता देना है, और 20,000 मैं आपको मंथली पे करूंगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपने क्या किया, आप एक महीना आपने बड़ी ईमानदारी से काम किया, आपने काम करके मुझे सही हिसाब दिया, मैंने आपको 20,000 पे कर दिया। अगले महीने आपने कर लिए हेरा फेरी, अब 10 लाख की ट्रांजैक्शन हुई, उसमें से 50,000 आपने इधर उधर कर दिया, मुझे शो किया 9.5 लाख, आपने 50,000 इधर कर लिया, तो आपकी कितनी इनकम होगी? 20,000 के बजाय 70,000, 70,000। ये एग्जाम्पल जरा गौर से सुनिएगा, आपको ब्लैक हैट व्हाइट हैट की फौरन समझ लग जाएगी। अब आपकी इनकम कितनी होगी? 70,000। आपने ज्यादा फायदा कमा लिया ना, फायदा ज्यादा कमा लिया, लेकिन इलीगल तरीके से कमाया। इसी तरह ही है ना, तो इलीगल तरीके से कमाया, तो कितना कर्जा आप इलीगल से कमाएंगे? जब तक मुझे पता नहीं चलता। जैसे ही मुझे पता चलेगा तो मैं क्या करूंगा, आपको नौकरी से निकाल दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा ना। तो जो आप जायज तरीके से 20,000 कमा रहे थे, वो भी आपकी कमाई बंद हो जाएगी। समझ लगी? यानी कि जब आप इलीगल मेथड यूज करते हैं, इलीगल, तो आप थोड़े अरसे के लिए फायदा लेते हैं, ज्यादा फायदा, लेकिन बहुत जल्दी
वो फायदा आपका खत्म हो जाता है और जो असल होता है वो भी जाया हो जाता है। इसको कहते हैं ब्लैक हैट। फॉर एग्जाम्पल, जो रूल गूगल ने हमें बताए, अगर हम उन रूल्स की मदद से काम करेंगे, गूगल की टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर पूरा उतरेंगे, जिस तरह गूगल कहता है हम उसी तरह काम करेंगे, तो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग लेट होगी, ज्यादा टाइम लगेगा रैंकिंग में। यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाइट हैट अकॉर्डिंग टू गूगल रूल्स, लेकिन इसका नुकसान क्या है जी? इट टेक्स मोर टाइम टू रैंक। इसका फायदा क्या है जी? दिस इज परमानेंट, कि भाई अगर ये रैंक कर ली तो ये परमानेंट है, फिर लॉन्ग टर्म पर चलेगी। लॉन्ग टर्म पर, परमानेंट नहीं, इसको कहें दिस इज लॉन्ग टर्म। परमानेंट तो कुछ भी नहीं होता, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म पर हम फायदा लेंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट? ब्लैक हैट क्या है? मैं कहता हूं कि जी गूगल ने जो मेथड हमें बताए हैं मैं उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलता, गूगल को चीट करने की कोशिश करता हूं। मुझे पता चल गया कि गूगल के एल्गोरिदम में ये एक प्रॉब्लम है, मैं उसको मैनिपुलेट करता हूं और चीट करता हूं, इलीगल मेथड्स यूज करता हूं, अनफेयर मी। इसका फायदा क्या होगा? क्विक रैंकिंग, रैंकिंग क्विक मिल जाएगी, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? दिस इज फॉर शॉर्ट टाइम और कैन बी ब्लॉक्ड परमानेंटली। ये शॉर्ट टाइम के लिए होगी और गूगल को जैसे ही पता चलेगा वो मुझे परमानेंटली ब्लॉक कर देगा, गूगल से मेरी वेबसाइट ही उड़ा देगा और दोबारा रैंकिंग भी नहीं मिलेगी। समझ लगी मेरी बात की? अब व्हाइट हैट कैसे होती है, ब्लैक हैट कैसे होती है, ये हम पढ़ेंगे इन डिटेल। अभी सिर्फ इतना समझ लें कि यार एक चीज ब्लैक हैट होती है, एक चीज व्हाइट हैट होती है। व्हाइट हैट होती है लीगल मेथड, और लीगल मेथड से अगर आप पैसा कमाएंगे तो इतनी जल्दी अमीर नहीं हो सकते, इट टेक्स टाइम। अगर आप इलीगल तरीके से पैसा कमाना शुरू कर दें तो आप जल्दी अमीर हो जाएंगे, लेकिन लीगल तरीके से पैसा कमाएंगे तो उसमें भाई सुकून रहेगा, परमानेंट होगा, बरकत होगी। लेकिन अगर इलीगल तरीके से कमाएंगे तो उसमें बेसुकूनी होगी, बरकत भी नहीं होगी, होगा भी वो टेम्परेरी। और जिस दिन आपकी अदारों को, लॉ फोर्सेस एजेंसीज को पता चलेगा, वो आपको कटहरे में ले आएंगी, आपको पकड़ लेंगी, और फिर आपकी इज्जत भी जाएगी और पैसा भी जाएगा। तो भाई इसलिए कहते हैं कि कोई इलीगल काम हमने नहीं करना। इन दोनों का एक मिक्सचर होता है जो हमारी जिंदगी में चलता है, उसे कहते हैं ग्रे हेड। कि यार ज्यादातर हमने गूगल को फॉलो किया, लेकिन थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी होगा, इट्स ओके फाइन, ठीक है। तो बिलीव मी, जो हम एसईओ करते हैं दिस इज ग्रे हेड, जो एक्चुअल एसईओ है, ठीक है। यानी कि इसमें थोड़ा बहुत मोनोपोली होती है, लेकिन ज्यादातर व्हाइट हैट होती है। ज्यादातर गूगल के अकॉर्डिंगली होती है, लेकिन थोड़ा बहुत हम ऊपर नीचे करते हैं। तो समझ लग गई ये आपको कि व्हाइट हैट क्या है, ब्लैक हैट क्या है, ग्रे हैट क्या है? गुड, गुड, यानी कि समझ लग गई। अभी मैं आपको सिर्फ एक लेमैन के तौर पे एग्जांपल्स दे दे के समझा रहा हूँ चीजें, ये टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ, क्योंकि जब नेक्स्ट इन फ्यूचर ये मैं पढ़ाऊंगा तो ये मुझे पढ़ाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए आज हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं इसका, पूरी एसईओ का। ओके, फिर सर्च ऑपरेटर ये हम इन डिटेल बाद में देखेंगे। एसईओ टूल्स भी हमने थोड़ा सा देख लिया था लास्ट टाइम, उसके बाद देखेंगे। ओके, उसके बाद हमने देखा, हमने एसईओ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, 3 हिस्सों में डिवाइड किया था ना। ओके, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर हम बाद में आते हैं, एसईओ पे आते हैं। एसईओ को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। 3 में से सबसे पहले ऑन पेज एसईओ, यही था ना हमने, हम देखें ना एसईओ को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया था। ये देखें, एसईओ को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। कौन से? ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। अब हम देखते हैं कि ऑन पेज एसईओ में क्या क्या चीजें हैं। ऑन पेज एसईओ में
भाई हम देखते हैं कि ऑन पेज रैंकिंग फैक्टर क्या है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर हम अपनी वेबसाइट का कोई एक पर्टिकुलर पेज इंप्रूव कर रहे हैं। ओके जी, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ जी। एक वेबसाइट खोलते हैं जी, dgrs.com, हमारी अपनी कंपनी की वेबसाइट है, यही खोल लेते हैं। अब देखिए ये एक पूरी वेबसाइट है ना। अब इस वेबसाइट में कितने सारे पेजेस हैं, समझ लग रही है ना। ये एक होम पेज है, ये अबाउट अस का पेज है, ये इसमें सर्विसेज पेज है, वेबसाइट डिजाइनिंग का, मोबाइल एप्लीकेशन का, कंटेंट राइटिंग का, एसईओ सर्विसेज का, डिजिटल मार्केटिंग का, फिर ट्रेनिंग के पेजेस हैं, फिर ये हमारा काम से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, अर्निंग गाइड, हमने ब्लॉग्स वगैरह लिखे हुए हैं, कॉन्टैक्ट पेज, ये सारे पेजेस है ना डिफरेंट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेज खोल लेता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट का। अब अगर मैंने इस एक पेज को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए जो काम किया, इस एक पेज को, इस पेज के ऊपर जितने भी फैक्टर्स, जितने भी रूल्स, जितने भी स्टेप्स मैं इंप्लीमेंट करूंगा, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ऑन पेज एसईओ। समझ लग गई? यू गॉट माय पॉइंट? अब इस एक पेज को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा भाई? ये होगा कि मैं इसका ये यूआरएल जो है, लिंक है, वो कैसे बनाता हूं। दिस यूआरएल शुड बी एसईओ फ्रेंडली, जैसे मैंने रखा हुआ वेब डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है, मैंने उस कीवर्ड को इसके नाम में दे दिया। फिर उसके बाद डिपेंड करता है भाई मैंने इसका टाइटल क्या रखा हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद में ये मेरा जो कंटेंट है, ये मैटर करता है कि ये कंटेंट कितना अच्छा लिखा हुआ है, कितना यूनिक है, पावरफुल है, यूजर फ्रेंडली है, इजी टू अंडरस्टैंड है, कीवर्ड रिच है। समझ लग रही है ना? यूजर के लिए कितना इजी है यहां से समझना चीजों को। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा कंटेंट लिख दिया। यू गेटिंग माय पॉइंट? साथ में क्वेश्चन आंसर भी दे दिया यूजर्स के आसानी के लिए, ताकि उनके लिए ये चीजें समझना आसान हो जाएं। अब ये इसके ऊपर जितनी मेरी मेहनत, जितने मैंने एसईओ के प्रोसीजर अप्लाई किए, ये सारे के सारे ऑन पेज एसईओ, सिंपल और कुछ भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखे ना, ये मैंने लिखा कि भाई पहले मैं यूआरएल अपना सेट करूंगा, यूआरएल स्ट्रक्चर, स्टैटिक, डायनामिक यूआरएल, यूआरएल ट्रैकिंग, ये सारे यूआरएल के मेथड। फिर मैं मेटाज इंप्लीमेंट करूंगा, यानी कि टाइटल वगैरह सेट करूंगा। उसके बाद मैं कंटेंट के ऊपर आ जाऊंगा। ये तीन तरह की चीजें ऑन पेज एसईओ में यूज होती हैं सबसे ज्यादा। यूआरएल, मेटा जिसे टाइटल वगैरह कहते हैं, कंटेंट, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन पेज एसईओ। फिर कंटेंट में भी डिपेंड करता है कि भाई रिटन कंटेंट है या इमेज वाला कंटेंट है या दोनों है। क्लियर हो गई? अब इस पेज को अच्छा बनाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, इसकी रैंकिंग बेहतर बनाने के लिए मैंने जो काम किया वो ऑन पेज एसईओ है। क्लियर? ओके, गुड। उसके बाद दूसरे स्टेप पर कौन सी आ जाती है? टेक्निकल एसईओ, जिसे ऑन साइट एसईओ भी कहते हैं। अब इसके नाम से जाहिर था ऑन पेज एसईओ, यानी कि एक पर्टिकुलर पेज पे जो काम करूंगा वो ऑन पेज एसईओ है। अब देखें इस पेज की एसईओ अलग होगी। अब अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, अब मैंने अगर ये वेब डेवलपमेंट सर्विसेज वाले पेज की एसईओ कर दी, तो क्या ये एसईओ वाले पेज की एसईओ हो जाएगी? ये एसईओ वाला पेज है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन समझ लगा कि मैंने वेब वाले पेज की एसईओ कर दी है कंप्लीट, ऑन पेज। क्या अगर मैं इसकी ऑन पेज एसईओ करूंगा वेब वाले पेज की, तो क्या इसकी ऑन पेज एसईओ करने से एसईओ वाले पेज की ऑन पेज एसईओ हो जाएगी? नहीं होगी। समझ लग गई ना? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑन पेज एसईओ हर पेज की अलग अलग करनी पड़ेगी। यस, अलग अलग। अगर मेरी वेबसाइट में 20 पेज हैं तो 20 के 20 पेजेस की मैं ऑन पेज एसईओ अलग अलग करूंगा,
तब इसकी ऑन पेज एसईओ कंप्लीट होगी। ये इसी तरह ही है कि भाई आपके तो मैट्रिक में 10 पेपर थे, आपने इंग्लिश का पेपर की तैयारी कर ली अच्छे तरीके से, तो क्या आपका फिजिक्स का पेपर पास हो जाएगा इंग्लिश के पेपर की तैयारी करने से? नहीं, आपको 10 के 10 पेपर की अलग अलग तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से। और अगर 10 के 10 पेपर की अच्छे से तैयारी होगी तो ओवरऑल रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। समझ लग रही है ना मेरी बात? तो भाई अगर 20 पेज हैं इस वेबसाइट के, तो मुझे 20 के 20 पेजेस की अलग अलग एसईओ करनी पड़ेगी। और अगर मैं तमाम पेजेस की अच्छी एसईओ करूंगा तो ओवरऑल ऑन पेज एसईओ मेरी वेबसाइट की अच्छी हो जाएगी। कंप्लीट हो गई? यहां तक बात समझ लग गई? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? गुड। काफी आसान करके मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाऊं कि हर चीज आपके दिल में दिमाग में उतर जाए, आपको टेंशन ना हो कोई भी। ओके, चलें जी, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, ऑन साइट एसईओ। ओके, अब ऑन साइट एसईओ में क्या चीज है? ऐसा काम जो पूरी वेबसाइट लेवल पर इंप्लीमेंट होता है, पूरी की पूरी साइट लेवल पर। वो क्या चीजें हो सकती हैं? सबसे पहले बताएं जी, क्या हो सकता है साइट लेवल पर? भाई डिजाइन, कलर। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वेब वाले पेज के कलर अलग हैं वेबसाइट के, और जब एसईओ वाले में गया तो इस वेबसाइट के कलर स्कीम चेंज हो गई हो। ऐसा तो नहीं होता ना, पूरी वेबसाइट की कलर स्कीम एक ही है ना। भाई मेरी वेबसाइट कितनी अच्छी डिजाइन हुई है, मेरी वेबसाइट की स्पीड कितनी अच्छी है, पता चले जी मेरी वेबसाइट तो खुलने में 5 मिनट लगा देती है, तो क्या यूजर वेट करेगा मेरी वेबसाइट पे? नहीं करेगा, हरगिज नहीं करेगा। समझ लग रही है ना बात? भाई मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं, क्या मेरी वेबसाइट मोबाइल पे खुलती है या नहीं खुलती, मोबाइल पे डिजाइन ठीक है मेरी वेबसाइट का। इस तरह के जितने पॉइंट हैं ये सारे के सारे ऑन साइट में आते हैं, टेक्निकल एसईओ में आते हैं। जैसे यहाँ मैंने बाउंस रेट का जिक्र किया, ये अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये बाद में जरा इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे ये क्या चीज है। इसमें ब्रेड क्रम्ब नेविगेशन का जिक्र है, साइट मैप है, रिपोर्ट फाइल है, फिर इसमें HTTPS का फर्क है, WW नॉन WW का है, ब्रोकन लिंक्स का है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, अभी सिर्फ इतना समझना है कि ऐसे काम जो पूरी साइट लेवल पर इंप्लीमेंट किए जाते हैं उसे ऑन साइट एसईओ कहते हैं, टेक्निकल एसईओ कहते हैं। ठीक है, ये सारे उसके स्टेप्स हैं। अब देख लें, ये तकरीबन 60 के अराउंड स्टेप्स हैं जो हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट करने एसईओ के। और ये सारे के सारे, इनमें ज्यादातर स्टेप क्या है? एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स। पहले हम तमाम पेजेस की ऑन पेज एसईओ करेंगे, फिर ये तमाम ऑन साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ पूरी वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे। और ये सारे के सारे जो स्टेप हैं, इनमें ज्यादातर जो स्टेप हैं वो रैंकिंग फैक्टर ही हैं। जैसे कि गूगल ने एक रैंकिंग फैक्टर है गूगल का SSL, ये वाला पॉइंट नंबर 32। गूगल कहता है भाई SSL इंस्टॉल करो, आपकी वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए। जैसे ये देखें, ये लॉक नजर आ रहा है आपको, सबको नजर आ रहा है, ये मेरा कर्सर लॉक लगा हुआ है, ये लॉक पर क्लिक करें तो लिखा आ जाता है कनेक्शन इज सिक्योर। इसका मतलब भाई इसके ऊपर SSL इंस्टॉल हुआ है, सिक्योरिटी है, सिक्योर है ये, इसको हैक नहीं किया जा सकता, इसका डाटा चोरी नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर मैं अपनी वेबसाइट पे देखूं, इस पे भी लॉक बना हुआ है, भाई ये भी कनेक्शन सिक्योर है। लेकिन अगर एक और वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मैं ओपन करता हूं BBA खानेवा, अच्छा ये भी सिक्योर हो गई है। यस, अच्छा कुछ टाइम पहले तक ये सिक्योर नहीं थी, अब ये सिक्योर आ रही है, इस पे भी यानी कि SSL इंस्टॉल हो गया। अब कौन सी वेबसाइट देखें जो सिक्योर ना हो? cloth.psf.com, यस, ये देखें, ये सिक्योर नहीं है। ये देखें गूगल ने फौरन क्या कह दिया, भाई नॉट सिक्योर, इस पे SSL इंस्टॉल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो कहता है गूगल अगर चलाना चाहें तो प्रोसीड कर सकते हैं, चल जाएगी। क्लिक करते हैं इस पर, ये देखें जी वेबसाइट खुल गई है, वेबसाइट खुल गई है ना, लेकिन ये सिक्योर नहीं है, इस पे लिखा आ गया नॉट सिक्योर। तो गूगल इस तरह की वेबसाइट की रैंकिंग नहीं देगा। गूगल कहता है भाई
जो मैं रैंकिंग फैक्टर चेक करता हूँ ना, उसमें ये भी देखता हूँ कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं। समझ लगी एक रैंकिंग फैक्टर आपको? इससे थोड़ा सा आइडिया हो रहा है रैंकिंग फैक्टर है क्या चीज। अब अगर मेरी वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो गूगल ने इसको 0 मार्क्स दे दिए। अब जब 0 मार्क्स दे दिए तो इसको रैंकिंग असाइन नहीं की जा सकती। क्लियर? तो ये सारे ये जितने स्टेप्स हैं इनमें ज्यादातर स्टेप हमारे रैंकिंग फैक्टर्स ही हैं। और जब हम ये पढ़ रहे होंगे तो हम इसको इन डिटेल जाएंगे तो मजीद डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी चीजें समझ लग रही हैं ना आपको? सिंपल, ये ऑन साइट एसईओ हो गई हमारी। हमने जो पेज लेवल पे काम किया अलग अलग पेजेस पे, और फिर ओवरऑल अब जैसे देखें ये जो इंस्टॉल करना था एसएसएल, ये किसी एक पेज पे इंस्टॉल करेंगे या पूरी वेबसाइट पे इंस्टॉल करेंगे हम? ये पूरी वेबसाइट पे इंस्टॉल होगा, तो ये ऑन साइट है। अच्छा जी, ये जो आप कह रहे हैं ना कि रजिस्ट्रेशन पेज का लिंक सिक्योर नहीं था, वो इस वजह से था कि जो आपका मोबाइल फोन है ना वो ओल्ड वर्जन होगा, और ये एक इश्यू चल रहा है कि जो लाइसेंस है ना हमारा ये ओल्ड वर्जन में चल नहीं रहा है, न्यू वर्जन में चल रहा है। तो अगर आप न्यू फोन्स में यूज करें जिनके पास लेटेस्ट क्रोम के वर्जन है उनमें ठीक चलता है, लेकिन पुराने वर्जन में ये प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन ये इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इश्यू होता है, समझ लग गई ये बात? तो अब थोड़ा सा आइडिया हुआ कि ऑन पेज एसईओ क्या है, टेक्निकल एसईओ क्या है, रैंकिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं। थोड़ा सा पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी, थोड़ा सा कंसेप्ट अब आपके दिमाग में ना बत्तियां जलना शुरू हो गई होंगी कि कुछ ना कुछ चीजें तो एटलीस्ट समझ आना शुरू हो गई हैं। पहले तो आपको बहुत सारी टर्म्स ही नहीं पता थी कि भाई ये ऑन पेज क्या होती है, ऑन साइट क्या है, ये रैंकिंग फैक्टर क्या है, ये एसएसएल क्या है, सिक्योरिटी क्या है। अब आपको ये चीजें ऐसा ऐसा समझ आना शुरू हो गई हैं, और इंशाल्लाह मजीद अच्छे से समझ आएंगी जैसे जैसे ये कोर्स हमारा आगे चलता जाएगा। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसकी एग्जांपल इसी तरह ही दी थी मैंने कि जैसे एक रेस्टोरेंट में किसी एक प्रोडक्ट को इंप्रूव किया जाता है, बेहतर बनाया जाता है। आप कहें यार वो एक रेस्टोरेंट है, उनकी जो चिकन हांडी है ना बोनलेस, वो बड़ी मजे की है। मेरी बात समझ रहे हैं? आपने कहा यार ये एक एबीसी होटल है, एबीसी रेस्टोरेंट है, इनकी चिकन हांडी बड़ी फेमस है, आए चिकन हांडी खाने चलते हैं। अब चिकन हांडी को जो उसने बेस्ट बनाने के लिए काम किया ना, वो क्या है? ऑन पेज एसईओ। समझ लगी बात? चिकन हांडी को जितना भी उसने बेहतर बनाने के लिए काम किया वो ऑन पेज एसईओ है। अब अगर चिकन हांडी को उसने बेहतर बना लिया तो क्या उसकी मटन हांडी भी बेहतर हो जाएगी? जल्दी से जवाब दे। अब उसने अपना फोकस किया चिकन हांडी को बेहतर बनाने के लिए, तो क्या मटन हांडी बेहतर हो जाएगी? नहीं होगी। मटन हांडी कब बेहतर होगी? जब उसे मटन हांडी के ऊपर अलग से काम करेगा। जितनी भी उसके प्रोडक्ट हैं, जितने भी उसके आइटम हैं खाने के, वो हर खाने के आइटम को अगर अलग अलग बेहतर बनाएगा तो उसकी ऑन पेज ऐसी होगी। समझ लग रही है ये बात? अब आते हैं बात उसकी टेक्निकल एसईओ पे। अगर भाई आपने अपने किसी गेस्ट को होटल पर रेस्टोरेंट पर लेके जाना है खाना खिलाने के लिए, तो क्या ये काफी है कि उसकी चिकन हांडी बड़ी टेस्टी है जी खाने चले जाएं? इज दिस इनफ उस रेस्टोरेंट को चूज करने के लिए? एग्जैक्टली exactly, वो इनफ नहीं है भाई। फिर हमें और क्या देखना है? हम देखेंगे कि भाई उसके पास सिटिंग कैपेसिटी अच्छी है या नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा है, उसका स्टाफ कैसा है, बदतमीज तो नहीं है, क्या मेरे गेस्ट को नाराज तो नहीं कर देगा, उनके बर्तन अच्छे धुले होते हैं, उनका सर्विंग कैसी है, वो ज्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं करते, जहां पर ये रेस्टोरेंट बनाओ वहां कोई बदबू वगैरह तो नहीं आती। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब ये क्या है? ये टेक्निकल एसईओ है, ऑन साइट एसईओ है भाई। अगर वो रेस्टोरेंट अपनी सिटिंग कैपेसिटी अच्छी करेगा, अपने स्टाफ को ट्रेन करेगा कि अच्छे से बिहेव करना है, अच्छे बर्तन देगा, तो क्या वो चिकन हांडी के लिए देगा या मटन हांडी के लिए भी होगा? या वो कहें कि चिकन हांडी फेमस है, सिर्फ इसी के लिए हम अच्छे बर्तन देंगे, बाकी के आइटम के लिए अच्छे बर्तन नहीं देंगे? ऐसा तो नहीं ना होता।
अगर वो अपने बर्तन अच्छे करेंगे तो तमाम डिशेस के लिए अच्छे हो जाएंगे ओवरऑल। पिक्चर क्लियर हो रही है भाई? ऑन पेज एसईओ मुझे हर पेज पर अलग अलग करनी पड़ेगी। ऑन साइट एसईओ जब अप्लाई करूंगा तो वो पूरी वेबसाइट पर तमाम पेजेस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। पिक्चर क्लियर हो गई भाई? मुझे ऑन पेज एसईओ भी इंप्रूव करनी है अपनी वेबसाइट की, ऑन साइट एसईओ भी इंप्रूव करनी है, तब जाके गूगल खुश होना शुरू होगा। अब एक और चीज, नाम, फेमस, पॉपुलैरिटी, ये भी ह्यूमन साइकी पे इफेक्ट करता है। आप कहें यार ये रेस्टोरेंट है, इसका खाना अच्छा है लेकिन फेमस नहीं है। आप कहें यार गेस्ट आए हैं, मैं वहां लेके जाता हूँ, वो फेमस है, उसका खाना भी अच्छा है, उसकी सीटिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, उसकी बाकी चीजें भी अच्छी हैं और उसका नाम भी बड़ा मशहूर है, तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ना आप। भाई इसी चीज को वेबसाइट की दुनिया में कहते हैं लिंक बिल्डिंग ऑफ पेज एसईओ, कि भाई इसकी लिंक बिल्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके बैकलिंक्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स ने इससे रिकमेंड किया हुआ इस वेबसाइट को, तो उसकी रैंकिंग गूगल ऑटोमेटिकली बढ़ाना शुरू कर देगा। ऑन पेज एसईओ अच्छी हो, टेक्निकल एसईओ अच्छी हो, ऑफ पेज एसईओ अच्छी हो, अगर ये तीनों चीजें आपकी वेबसाइट की अच्छी होंगी तो गूगल डेफिनेटली आपको रैंकिंग असाइन कर देगा, टॉप पर लेकर आना शुरू कर देगा। यहां तक पिक्चर क्लियर हो गई? थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? गूगल ने एक और चीज इसमें ऐड कर दिया, दैट इज सोशल पॉपुलैरिटी। गूगल आपकी सोशल पॉपुलैरिटी भी देखता है कि सोशल मीडिया पर आपकी वेबसाइट कितनी फेमस है। जितनी ज्यादा फेमस आपकी वेबसाइट सोशल मीडिया पर होगी, गूगल उतना ज्यादा आपको रैंकिंग इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। समझ लग गई है मेरी बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम 2-3 मिनट के ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम ओवरव्यू लेते हैं एसईओ का। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया है, कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए ये ऑल टाइप्स की एसईओ करना जरूरी है? जी बिल्कुल। अगर कीवर्ड को रैंक करना चाहते हैं तो पहले आपको ऑन पेज एसईओ सेट करनी पड़ेगी, टेक्निकल एसईओ भी करनी पड़ेगी और उसकी लिंक बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी। सम टाइम लिंक बिल्डिंग के बगैर भी रैंकिंग हो जाती है, लेकिन वो उस सूरत में होती है अगर उसके कंपटीटर ना हो या उसके बहुत वीक कंपटीटर हो, फिर तो आपकी बगैर बैकलिंक के भी रैंकिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपके स्ट्रॉन्ग कंपटीटर हैं तो आपको ऑन पेज भी करनी पड़ेगी, ऑन साइट भी करनी पड़ेगी और साथ में स्ट्रॉन्ग लिंक बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी, बैकलिंक्स भी लेने पड़ेंगे। ठीक हो गया? ये जो लिंक बिल्डिंग से ही कीवर्ड रैंक हो सकते हैं, नहीं जी, हमें सब कुछ करना है, हमें पूरा पैकेज चलाना है, हम किसी एक चीज पर रिलाई नहीं करेंगे। आप कहेंगे जी मैंने एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, एक एग्जांपल देता हूँ, एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। आप कहेंगे जी एफएससी में 6 सब्जेक्ट हैं फॉर एग्जांपल, इन 6 सब्जेक्ट में जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे उसका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह है ना? आप कहेंगे जी एमबीबीएस में तो उर्दू पढ़नी नहीं होती हमने, तो अगर उर्दू में हमारे नंबर कम भी आ जाए तो कोई मसला तो नहीं है। अब आप बताएं कि अगर एफएससी में उर्दू में आपके नंबर कम आ जाएं तो एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए कोई मसला तो नहीं होता, क्योंकि आपने एमबीबीएस में तो उर्दू पढ़नी भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। भाई प्रॉब्लम है, उर्दू में अगर नंबर कम आए तो ओवरऑल नंबर कम हो जाने हैं, अगर नंबर कम हो गए तो एडमिशन ही नहीं मिलना आपको। अब जब आपके नंबर देखे जाएंगे कि 1100 में से 1050 नंबर हैं, अब ये तो नहीं देखे जाएंगे कि भाई ये नंबर उर्दू में कम है या ज्यादा है, उन्होंने तो ओवरऑल नंबर देखने हैं। बात समझ लग रही है ना? ओवरऑल रैंकिंग देखनी है। इसी तरह गूगल भी आपकी हर चीज को देखता है, ऑन पेज को भी, टेक्निकल को भी, ऑफ पेज को भी, सोशल पॉपुलैरिटी को भी देखता है, सोशल सिग्नल्स को भी देखता है। और बिलीव मी, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वो यूजर एक्सपीरियंस होता है। देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे हमें एक ही चीज बचनी है, हम कहेंगे जी बस यूजर एक्सपीरियंस बेहतर कर लो, गूगल आपको खुद ब खुद रैंकिंग देना शुरू कर देगा। और वो मैं बताऊंगा यूजर एक्सपीरियंस है क्या और यूजर एक्सपीरियंस कैलकुलेट कैसे करता है गूगल, दैट इज अ बाउंस रेट।
वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा मैं इससे। यहां तक चीजें समझ लग गई। अब पिक्चर थोड़ा सा दिमाग में बत्तियां जलना शुरू हुई कि ये एसईओ क्या है, ये कैसे काम करती है, ये रैंकिंग क्या है, वेबसाइट रैंकिंग कैसे होती है, इसके स्टेप्स क्या हैं, इसके फैक्टर्स क्या हैं, रैंकिंग फैक्टर क्या चीज है, गूगल कैलकुलेट कैसे करता है, थोड़ा बहुत आइडिया होना शुरू हो चुका है आपको। इसी तरह ही है ना? जो चलें जी, कोई और क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, वरना ओवरव्यू को मैं मजीद थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाह रहा हूँ, मजीद आगे लेकर चलना चाह रहा हूँ। यहां तक आई होप चीजें क्लियर हो गई हैं आप लोगों को। ओके, अच्छा, अब हमने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो क्या? देखें, हमने एसईओ के पार्ट्स तो पढ़ लिए, लेकिन ये सारी की सारी एसईओ किस चीज के अगेंस्ट की जा रही है? ये सारी की सारी एसईओ किस चीज के अगेंस्ट कर रहे हैं हम? क्या हमारी वेबसाइट रैंक करने के लिए हर चीज पर? नहीं, किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड को रैंक करने के लिए। कीवर्ड, क्यूरी कह लें, कीवर्ड कह लें, सर्च क्यूरी कह लें, एक ही बात है। किसी कीवर्ड के अगेंस्ट अपनी वेबसाइट को रैंक करना है। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रैंक और वेबसाइट फॉर अ पर्टिकुलर कीवर्ड। एक पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट हमें अपनी वेबसाइट को रैंक करना है। मेरी बात समझ लग रही है ना आपको? अब इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक करेंगे भाई, किस कीवर्ड के अगेंस्ट? पैरामीटर ऑफ ए गुड कीवर्ड। अच्छे कीवर्ड के पैरामीटर्स क्या हैं? भाई कौन से कीवर्ड्स को हम अच्छा कीवर्ड कहेंगे? नंबर 1, सर्च वॉल्यूम शुड बी हाई। और भाई कीवर्ड ऐसा हो जिसको लोग सर्च भी करते हो। मैंने एक कीवर्ड रैंक कर लिया, आई एम अब्बास, भाई गूगल पे लिखो आई एम इंजीनियर अब्बास, मेरी वेबसाइट टॉप पर आएगी। आई एम इंजीनियर अब्बास, आई एम गुलाम अब्बास फॉर एग्जांपल। भाई आई एम गुलाम अब्बास के ऊपर अगर मैं अपनी वेबसाइट रैंक कर भी लूंगा तो इसका कोई फायदा है? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई इसका सर्च वाले नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, लोग ढूंढ ही नहीं रहे इस कीवर्ड को। जिस कीवर्ड को लोग ढूंढ ही नहीं रहे उस कीवर्ड को रैंक करने का मुझे क्या फायदा? तो फिर आई एम गुलाम अब्बास अच्छा कीवर्ड तो ना हुआ ना? एग्जैक्टली exactly, अच्छा कीवर्ड नहीं है। अच्छे कीवर्ड की निशानी ये है, सबसे पहला पॉइंट, कि भाई उसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। समझ लग गई? फिर दूसरे नंबर पे हम क्या देखते हैं भाई, इसका कंपटीटर, कि इस कीवर्ड पर कितने लोगों ने काम किया है। हाउ मैनी एंड हु, कितने हैं और कौन है, इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, मैं कैंसर के ऊपर एक वेबसाइट बनाना चाहता हूं, कैंसर के ऊपर। अब जब मैं कैंसर का कीवर्ड सर्च करता हूं ना, तो मुझे पता चलता है टॉप 10 वेबसाइट जो है ना, ये 10 की 10 वेबसाइट दुनिया के ब्रांड्स हैं जिन्होंने कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रखी है। तो भाई क्या मैं उन कीवर्ड्स को डाउन कर सकता हूँ, उन वेबसाइट को डाउन कर सकता हूँ? कभी भी नहीं। तो भाई मुझे ऐसा कीवर्ड चूज ही क्यों करना है जिसके कंपटीटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, वरना मुझे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि मुझे जगह ही नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ जी मैंने मैराथन रेस भागनी है, किन लोगों के साथ? उन 100 लोगों के दरमियान भागना है जो पिछले 10 साल से मैराथन रेसर है। तो क्या मैं कभी जीत सकता हूँ? मैं अभी नया बंदा हूं, मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, मैंने रेस
भागनी है, मैं कहता हूँ जी मैं उन 100 बंदों के साथ रेस भागूंगा जो टॉप मैराथन रेसर है, तो भाई ये मेरा एक बैड आइडिया होगा, बैड स्टेप होगा, क्योंकि मैं कभी भी उनसे रेस जीत ही नहीं सकता। समझ लग गई मेरी बात? तो भाई मुझे ऐसे लोगों के साथ रेस भागनी है जो मेरे जैसे लोग हो या मेरे से वीक हो, तो कंपटीटर एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इंटेंट, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आज नहीं मैं बताऊंगा। इंटेंट किसे कहते हैं जी? वो एक बड़ी मशहूर हदीस है ना, एक्शन डिपेंड्स ऑन इंटेंशंस, के अमाल का दरोमदार नियतों पर है। इंटेंट कहते हैं नियत को, मकसद को, इरादे को, कि कोई भी काम करने के पीछे लॉजिक क्या, रीजन क्या है भाई आपके, व्हाट इज योर प्लान, व्हाट इज द थॉट बिहाइंड दैट। यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ लग रही है ये बात? तो ये इंटेंट देखा जाता है। फिर ट्रेंड देखा जाता है, हमने लास्ट टाइम भी देखा था ना ट्रेंड का। चले आए, मैं आपको ना थोड़ा सा ट्रेंड के बारे में, अच्छा इससे पहले ना मैं कीवर्ड भी बताता चलो आपको। कीवर्ड्स को भी हम दो हिस्सों में डिफाइन करते हैं, टू टाइप्स के। कौन कौन से? द वन इज सीजनल कीवर्ड्स, द अदर इज जनरल कीवर्ड्स। अच्छा इसमें ना और भी टाइप्स हैं, जैसे कि न्यूज कीवर्ड्स आप क्या लें, ठीक है, पर चलें जी हम जनरल कीवर्ड के बजाय न्यूज कीवर्ड्स भी क्या लें, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। वैसे ये हमारे लिए मेजर यही दो टाइप्स हैं इस वक्त। ओके, सीजनल कीवर्ड कोई बता सकता है व्हाट इज सीजनल, व्हाट इज जनरल? ये सीजनल कीवर्ड कहते किसे हैं, ये क्या चीज है? मैंने कहा कि दुनिया में ना दो तरह की क्यूरीज होती हैं, एक वो क्यूरी, एक वो सर्च जो सीजनल होती है, एक वो जो जनरल होती है। यस, जो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर सर्च होती है ना, ये रिपीट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शंस, फॉर एग्जाम्पल ज़कात, रमजान के महीने में ज्यादा यूज होती है, फॉर एग्जाम्पल पीएसएल, बिल्कुल, ठीक है। इस तरह बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ईद। अच्छा मुझे बताएं मेहंदी डिजाइन, ये सीजनल है या जनरल है? मेहंदी डिजाइन, मेहंदी डिजाइन, ओके। एसईओ गाइड, ये सीजनल है या जनरल है? अच्छा मेहंदी डिजाइन पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं जी कि ये सीजनल है या जनरल है। मेरी नजर में ये सीजनल है। अब हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए टूल दे दिया हमें गूगल ने, trends.google.com। आए जी हम इसको थोड़ा सा यूज करते हैं आपके लिए, कि देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या है। हम सबसे पहले एक कीवर्ड सर्च कर लेते हैं, एसईओ गाइड, ठीक है। जब एसईओ गाइड किया ना, हम इसको 12 मंथ की बजाय कर देते हैं लास्ट 5 ईयर, इससे पाकिस्तान करने के बजाय कर देते हैं वर्ल्ड वाइड आपके लिए, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। अब ये देखें, ये चीज समझ रहे हैं? अब इसमें कोई पर्टिकुलर पीक नहीं है, एक रैंडम सी आ रही है, ये बता रही है कि ये कितनी सर्च क्यूरीज किस किस टाइम पे हो रही हैं, नंबर ऑफ सर्च क्यूरीज को। तो ये एक सीजनल नहीं लग रहा, ये एक जनरल सा है। यहीं पे हम लिखते हैं मेहंदी डिजाइन। अच्छा ये एक पाकिस्तान का इवेंट है, बेसिकली हम इसे पाकिस्तान में ले आते हैं। ये देखें, अब आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में ये देखें पर्टिकुलर दो दो पीक आ रही हैं, रैंडम तो नहीं है ना, पहले रैंडम था, अब क्या आ रहा है, दो दो पीक आ रही हैं हर साल। भाई ये दो पीक किस टाइम पे आती हैं? एक छोटी ईद पे, एक बड़ी ईद पे, क्योंकि इन ईदों पे लोग ज्यादा सर्च करने लग जाते हैं ना। इसी तरह जक़ात, जक़ात सीजनल है
या जनरल है? भाई देख लेते हैं आपकी आसानी के लिए। अब बताएं जी, ये सीजनल है या जनरल है? ये पीक आ रही है हर साल, ये पिछले 5 साल का हमने डाटा लिया, ये देखो पास्ट 5 ईयर पाकिस्तान का, हर साल एक पीक आ रही है। और ये पीक कब आती है? रमजान के महीने में। इसका ये मतलब है कि भाई अगर मेरी ज़कात से रिलेटेड वेबसाइट है तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे कब आएगी? रमजान के महीने में। बाकी पूरा साल ट्रैफिक ना होने के बराबर है, रमजान में सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके जी। व्हाट अबाउट आईफोन? आईफोन की भी सर्चेज जब इसका नया मॉडल लॉन्च होता है तो ज्यादा होती है। ये देखें, इसका मतलब ये कि यहाँ पे नया मॉडल लॉन्च हो रहा है। ओके, इसके अलावा कोई और जर्नल सर्च करते हैं हमें। कोविड, यस, कोविड 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 कोविड। बड़ा मजे का ग्राफ होगा इसका, ये देखें। देखें यहां तक कोई सर्चेज नहीं है, क्योंकि यहां तक किसी को पता ही नहीं था दुनिया में कि कोविड क्या चीज होती है। फिर एकदम से सर्चेज आना शुरू हुई, ये फर्स्ट पीक, ये सेकंड वेव, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया, फिर एकदम से जो थर्ड वेव आई थी, ये आई थिंक कहीं अप्रैल, हाँ अप्रैल मई के महीने में 2021 में, जब दुनिया में बहुत ज्यादा लोग मरना शुरू हो गए थे, फिर एक पीक आई, ज्यादा लोग सर्च करने लग गए। और अब रिजल्ट इसका क्या है? अब देखो इसका रिजल्ट डाइंग है, खत्म हो रहा है। ये ट्रेंड हमें बताता है भाई किस चीज का ट्रेंड है, किस चीज का ट्रेंड नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज जिसका ट्रेंड खत्म हो रहा हो, नोकिया सर्च करते हैं आप। नोकिया को कितने लोग सर्च करते हैं, देखते हैं जी नोकिया का ट्रेंड। बल्कि हम 5 साल का नहीं, हम देखते हैं पिछले पूरी ड्यूरेशन का। ये बड़ा मजे का एक ग्राफ होगा, ये देखें। इससे आपको एक बड़ी मजे की चीज सीखने को मिलेगी। देखें, एक वक्त था नोकिया की पॉपुलैरिटी गेन होती होती 2012 में टॉप ऑफ द लिस्ट नोकिया था। अब अगर आज के दौर में आप नोकिया के ऊपर वेबसाइट बनाएंगे तो ये आपका अच्छा आइडिया होगा या बुरा आइडिया होगा? क्यों? क्योंकि अब इसका ट्रेंड गिरना शुरू हो गया, गिरते 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 ये देखें 4 आउट ऑफ 10 रह, आउट ऑफ 100 रह गया, 100 में से सिर्फ 4% रह गया। और बहुत जल्द ये भी खत्म हो जाएगा, ट्रेंड खत्म होता जा रहा है ना इसका। यू गेटिंग माई पॉइंट? जो बात मैं आपको बता रहा था भाई, ट्रेंड भी देखना है। अगर एक कीवर्ड है जिसका ट्रेंड ही खत्म हो रहा है, यानी कि ट्रेंड खत्म होने का क्या मतलब है? कि अब उसे लोग सर्चेज नहीं करते, अब लोगों ने उसको सर्च करना छोड़ दिया है। तो भाई इस ऐसे कीवर्ड पर अगर मैं टॉपिक बनाऊंगा, पेज बनाऊंगा, तो कोई मुझे फायदा होगा? नहीं होगा। मुझे तो ऐसे कीवर्ड पे बनाना है जिसकी ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर हो, बढ़ रहा हो। समझ लग गया? इस तरह के हम बहुत सारे टूल हमने स्टडी करने हैं। ये भी एक टूल है गूगल का, जिसे गूगल ट्रेंड कहते हैं। ये देखें गूगल ट्रेंड, इस गूगल ट्रेंड से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारी। ये देखें, ये भी हमें बताता है नोकिया, और नोकिया सबसे ज्यादा केपीके में सर्च होता है, फिर पंजाब में सर्च होता है। ये सारी चीजें हमें बताता है, फिर इससे रिलेटेड की क्यूरीज ब्ला 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 ब्ला, और बहुत सारी चीजें हैं। ओके, सोलर, लेट्स स्टडी अबाउट द सोलर पैनल को हम देखते हैं। हाँ, बड़ा मजे का ग्राफ है। चलें जी, मैं आपकी आसानी के लिए ना इसे लास्ट 5 ईयर कर लेता हूँ, ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए। ये देखें, अब ये ग्राफ बताएं ये क्या चीज है? ये अजीब सा ग्राफ आ रहा है। कोई बताएगा ये सीजनल है या जनरल है, या इसका क्या बिहेवियर है? इस वाले ग्राफ का, सोलर पैनल का, ये मैंने ग्राफ निकाला है, सीजनल है। और ये पीक कब आ रही है? गर्मियों में आ रही होगी, देख सकते हैं। देखें, मार्च के महीने में पीक आना शुरू हुई, अप्रैल मई जून तक पीक रही, जून जुलाई। इसके बाद कोई सोलर पैनल नहीं लगवाता, फिर डाउन होना शुरू हो गया, फिर सर्दियों में डाउन रहा। जैसे ही गर्मियां शुरू होने लगी फिर पीक शुरू हो गई, जैसे ही गर्मियां खत्म होने लगी फिर पीक खत्म हो गई। यानी कि समर में, गर्मियों के मौसम में सोलर पैनल को लोग ज्यादा सर्च करते हैं।
इसी तरह अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक हीटर की फॉर एग्जांपल, तो इसका ग्राफ अपोजिट होगा। मेरी बात समझ लग रही है? ये देखें इलेक्ट्रिक हीटर की जो सर्चेज हैं वो ये देखें दिसंबर जनवरी के महीने में, क्योंकि ये सर्दियों का आइटम है। समझ लग रही है? तो ये चीज हमें पता चलती है कि किन डेज पे। इसी तरह ओके जी, मैट्रिक रिजल्ट ये सीजनल है या जनरल है? सर्च करते हैं जी। ये देखो बड़ी शार्प पीक है, 5 साल की 5 पीक है। इसका क्या मतलब? ये प्योर सीजनल है कि भाई जब पाकिस्तान में मैट्रिक का रिजल्ट अनाउंस होना होता है ना, जिस दिन, उस दिन इसकी सर्च क्यूरी सबसे हाई होती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो वेबसाइट बनाते हैं मैट्रिक रिजल्ट के ऊपर, सारा साल वो कुछ नहीं करते। जब मैट्रिक का रिजल्ट आना होता है उस वक्त वो एक्टिवेट होते हैं, एकदम से बड़ा अच्छा मटेरियल लेके आते हैं, बड़ी अच्छी रैंकिंग करते हैं, एसईओ करते हैं। एक दिन 2 दिन का उनका इवेंट होता है, 2 दिन में 10-15 हजार डॉलर कमाए, वेबसाइट बंद, किसी और इवेंट पर लगे। इसे कहते हैं इवेंट ब्लॉगिंग। ठीक है, ये पूरी की पूरी अलग दुनिया है इवेंट ब्लॉगिंग। ये भी हम देखेंगे थोड़ा सा। इवेंट ब्लॉगिंग की कीवर्ड रिसर्च भी अलग तरीके से होती है, इवेंट ब्लॉगिंग की रैंकिंग भी अलग तरीके से होती है। ये हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे इसी कोर्स में। थोड़ा सा चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो रही है जी आपको? अगर कोई क्वेश्चन है तो क्विकली पूछ लें। मैंने तकरीबन ओवरव्यू आपको दे दिया है, बहुत सारी चीजों का ना बेसिक बेसिक ओवरव्यू एसईओ का दे दिया आपको। अब टाइम भी पूरा हो गया, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें ताकि हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर लें, फिर बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन है जी सर ये सीजनल कैसे हैं? अच्छा, ये सीजनल ऐसे हैं कि ऐसे कीवर्ड जो किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर सर्च किए जाते हैं। जैसे अभी समर है ना, गर्मियां शुरू हो गई हैं, तो आप बताएं कि गर्मियों में आप सोलर पैनल को सर्च करना प्रेफर करेंगे या इलेक्ट्रिक हीटर को, या एसी को सर्च करना प्रेफर करेंगे? एसी की सर्चेस गर्मियों में ज्यादा होंगी, इलेक्ट्रिक हीटर की सर्दियों में ज्यादा होंगी। तो ये सीजनल हो गया ना। अब गर्मियों में आप जैकेट्स तो नहीं पहनते ना, तो भाई जैकेट एक सीजनल आइटम है। अब आप कभी ऐसा हुआ कि आपने गर्मियों में जाके जैकेट खरीदी हो? कभी भी नहीं खरीदेंगे। तो ये एक सीजनल आइटम हो गया। समझ लग गई ये चीज? तो ये सिनेरियो होता है। कोई और क्वेश्चन जी? अच्छा, आप क्वेश्चन भी पूछते जाएं और उसके साथ साथ मैं 2 बातें आपसे करनी है वो भी कर दूं। नंबर 1, मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये रिक्वेस्ट की थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस ग्रुप में इनवाइट करें। ठीक है, और आपने बहुत सारे लोगों को इनवाइट भी किया है। पहले इसके फॉलोअर्स कम थे मेंबर, 1-2 दिन में ही काफी अच्छे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप मजीद लोगों को इनवाइट करें, अपने फ्रेंड्स को। ये एक बटन बना हुआ है इनवाइट का, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने तमाम दोस्तों को इनवाइट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वेबसाइट पर, सॉरी, इस ग्रुप में आए और ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप सब लोग इस ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट किया करेंगे। और जब मैं ये पोस्ट कर देता हूं क्लास को शेड्यूल करके, तो यहाँ पे कमेंट्स में अपने दोस्तों को टैग किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल जाए कि भाई ये लेक्चर का लिंक आ गया है, हमने इस लेक्चर के लिंक के थ्रू ज्वाइन करना है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग पेड कोर्स लें, और मैंने फीस सिर्फ 3,000 रखी है जो कि ना होने के बराबर है। और उस पेड कोर्स के फायदे क्या हैं? और वो फीस मेरी नहीं है, वो फीस हम कलेक्ट करके डोनेट कर रहे हैं एक गरीब बच्चों की भलाई के लिए, एक नीडी फैमिलीज की सपोर्ट के लिए। जो बच्चे पेड कोर्स लेंगे उनको पेड टूल्स मैं अपनी पॉकेट से फ्री प्रोवाइड करूंगा यूज करने के लिए। मैं अपने टूल का लाइसेंस उन्हें दे दूंगा ताकि वो ज्यादा सीख सकें। उनका डेडिकेटेड ग्रुप होगा हेल्प के लिए, उनका डेडिकेटेड सेशन होगा पेड लोगों के लिए, उनकी मैं 1-to-1 डिस्कशन भी करूंगा, हेल्प भी करूंगा।
और उनकी जितनी भी फीस उन्होंने दी होगी 3,000 रुपया, वो पूरी की पूरी हम उम्मीद वेलफेयर को डोनेट कर देंगे ताकि लोगों का फायदा हो जाए। लेकिन अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमने पे नहीं करना, फ्री में पढ़ना है, तो भी कोई मसला नहीं है, आप फ्री में ये सारे लेक्चर मेरे ले सकते हैं। बस एक डेडिकेटेड सेशन नहीं आप अटेंड कर सकेंगे फ्री वाले बच्चे मेरे पेड टूल्स को यूज नहीं कर सकेंगे। जो फ्री टूल्स हैं, जैसे ये गूगल ट्रेंड है, ये फ्री टूल है, ये पैसों के साथ नहीं है, ये मुफ्त है, ये हर बच्चा यूज कर सकता है। लेकिन जैसे उबर सजेस्ट है, ये पेड है, मोस्ट प्रो पेड है, कीवर्ड एवरीवेयर पेड है, ये सिर्फ वही बच्चे यूज कर सकते हैं जो जिन्होंने मुझे फी पे की होगी। ठीक है, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पेड कोर्स के तौर पर आए। वैसे काफी सारे बच्चों ने मुझे आज फीस भी जमा करवाई है और वो पेड स्टूडेंट बन भी गए हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं बने वो भी पेड स्टूडेंट बन जाएं ताकि आपको ज्यादा सीखने का मौका मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प भी हो जाए। सॉरी, ये दो बातें थी, एक तो पेड कोर्स वाली और दूसरा ग्रुप में इनवाइट करने वाली। तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास के बाद आपने तमाम बच्चों ने कोशिश करनी है कि अपने तमाम फ्रेंड्स को इनवाइट करना है इस ग्रुप में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ग्रुप में हो और ज्यादा से ज्यादा मजा आए हमें पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी। सॉरी जी, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं 5-10 मिनट, फिर उसके बाद हम लेक्चर एंड कर देंगे। क्वेश्चन है जी, सीजनल कीवर्ड पे बनी हुई वेबसाइट वर्सेस जनरल कीवर्ड, किसकी अर्निंग ज्यादा होगी और आपके नजदीक कौन सी बेस्ट है? देखें जी, दोनों का अलग अलग प्रोसीजर है। बहुत सारे लोग हैं वो इवेंट ब्लॉगिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वो 1-2 दिन का इवेंट होता है, वो उसमें बहुत सारे पैसे कमा जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं यार इवेंट ब्लॉगिंग के ना रोले भी काफी होते हैं। इवेंट ब्लॉगिंग में आपको अच्छा सर्वर चाहिए जो क्रैश ना कर जाए ज्यादा ट्रैफिक आने की वजह से, आपको एक क्विक रैंकिंग, ब्लैक हैट एसईओ की थोड़ी सी टेक्निक भी आनी चाहिए, क्योंकि वो 1-2 दिन के लिए रैंकिंग लेनी होती है, हम थोड़ी सी मैनिपुलेट भी कर रहे होते हैं चीजों को। जनरल में चीजें नॉर्मल होती हैं। तो ये एक मैटर करता है आपकी अपनी स्किल के ऊपर, आपकी अपनी एक्सपर्टीज के ऊपर। लेकिन मेरे जैसा बंदा इवेंट ब्लॉगिंग पर भी खेलता है और जनरल पे भी खेलता है। मैं कहता हूँ मैं जनरल वेबसाइट्स भी चलाता हूँ और उनमें से कुछ वेबसाइट मेरी ऐसी होती हैं जो इवेंट बेस्ड होती हैं। तो अगर आप में कैपेसिटी है मल्टीपल वेबसाइट्स को हैंडल करने की, तो आप दोनों तरह की वेबसाइट्स को हैंडल करें। जनरल कीवर्ड की एग्जांपल आप देखें ना, हमने अभी देखी जैसे एसईओ से रिलेटेड। अब एसईओ का जो कीवर्ड है, एसईओ लर्निंग वाला, ऑनलाइन अर्निंग वाला, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे तो सर्च नहीं होता ना, ये तो थ्रू आउट द ईयर सर्च होता है। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मोबाइल फोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई इंफॉर्मेटिव, जितने भी जनरल इंफॉर्मेशन के टॉपिक हैं वो सारे के सारे जनरल है। देखे ना, हमने एक कीवर्ड सर्च किया, फॉर एग्जांपल एसईओ गाइड। अब ये देखें, इसमें कोई पीक नजर आ रही है आपको? ये सारा जनरल्स है, इसमें कोई एक पीक तो नहीं है ना। इसका मतलब ये थ्रू आउट द ईयर सर्च हो रहे हैं, ये जनरल टॉपिक है बस। या इसी में अगर हम कोई और देख लें, कोई इंफॉर्मेटिव टॉपिक, इंटरनेट फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब ये देखें, इसमें कोई पीक नजर आ रही है आपको? ये सारे जनरल टॉपिक हैं। ई कॉमर्स भी, ई कॉमर्स में भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह की ई कॉमर्स है। कुछ ई कॉमर्स जनरल होती हैं, कुछ ई कॉमर्स इवेंट बेस्ड होती हैं। जैसे कि ब्लैक फ्राइडे एक इवेंट है, या ब्लेस्ड फ्राइडे के नाम से ई कॉमर्स का। ये देखें, ये एक साल में तो बहुत ज्यादा पीक आई, उसके बाद ब्लैक फ्राइडे मनाना पाकिस्तान में बंद कर दिया गया। जब मैं इसको वर्ल्ड वाइड करेंगे तो देखिएगा इसकी पीक बढ़ जाएंगी। देखिए पीक बढ़ गई ना। लेकिन पाकिस्तान में एज बीइंग ए मुस्लिम, हमने ब्लैक फ्राइडे की जगह हमने कहा भाई हम क्या मनाएंगे, ब्लेस्ड फ्राइडे आई थिंक। तो हम देखते हैं कि ब्लेस्ड फ्राइडे अगर हम सर्च करें तो उसका कैसा ट्रेंड आता है। ये देखें, अब ब्लैक फ्राइडे की पीक कम होगी, ब्लेस्ड फ्राइडे की ज्यादा होगी। ये एक ई कॉमर्स का इवेंट है, ये समझ रहे हैं? समझ लग गई है जी? आई होप तमाम बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।